जय श्री राम भाई। तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ आप सभी का भाई विवेक और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल मिस्टर नॉवेज एक्सप्लेनेशन सेकंड पर। आज की ये वीडियो द फर्स्ट कल्टीवेटर चेंजिंग एक्सीडेंट्स की पार्ट 2 होने वाली है। लेकिन इसे शुरू करने से पहले अगर आप में से कोई भाई चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए ऐसे नॉवेल लाते रहें, नॉवेल ऑडियो। और अगर आप में से कोई भी भाई हर नॉवेल ऑडियो यानी कि एडल्ट नॉवेल ऑडियो सुनना चाहता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्री वाले पर डेली एक ऑडियो अपलोड होती है और प्रीमियम वाले पर डेली 6 से 7 ऑडियो अपलोड होती है। तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए ज्वाइन कीजिए। अब इसलिए बिना किसी देरी के पार्ट 2 को शुरू करते हैं। जो फान उन जानवरों की ओर बढ़ा और कुछ नया करने का निश्चय किया। अपनी ची को अपने शरीर में रखने के बजाय उसने उसे बाहर की ओर छोड़ने का विकल्प चुना। निष्क्रिय अवस्था में ची सुप्त अवस्था में रहती। जो फान को उसका उपयोग करने के लिए उस पर कार्य करना पड़ा। उसे और अधिक न रोक पाने के कारण उसकी ची बाहर की ओर फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से कोई झरना बह रहा हो। मुक्त हुई क्यूई ने आसपास के वातावरण पर दबाव डाला और जियाओलों समेत दोनों जानवर अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर धकेल दिए गए। जब जो फैन ने देखा कि जानवरों की हड्डियां टूट रही हैं, तो उसने जल्दी से दबाव कम किया। ऐसा लग रहा था कि अब से उनसे निपटने में उसे संयम बरतना होगा। हालांकि उसने दबाव कम कर लिया था, फिर भी दोनों जानवरों को वह एहसास याद था। उन्होंने तुरंत सारी अवज्ञा छोड़ दी। जो फैन उनके पास गया और उन्हें सहलाने लगा। जब उसने गौर से देखा तो उन्हें पिछले विस्फोट से चोटें लगी थीं। जियाओलोव को देखकर जो फैन को भी यही समस्या नजर आई। जो फैन ने भौहें चढ़ाईं। उनकी चोटों के कारण आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। अचानक जो फैन को एक विचार आया। उसने अपनी अराजकता क्यू को बुलाया और हानिकारक गुणों को छानना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जो फैन ने अपनी हथेली में एक हरी रोशनी पकड़ी। उसे परखते हुए उसने हरी रोशनी सांप की ओर फेंकी। सांप के प्रतिक्रिया करने से पहले ही वह रोशनी सांप पर पड़ गई और उसके शरीर में समा गई। उसके शरीर के घाव जल्दी ही भरने लगे। 1 मिनट में ही सांप बिल्कुल नया जैसा हो गया। चूंकि उसने इसे सुरक्षित पाया था, इसलिए जो फैन ने हरी बत्ती का इस्तेमाल करके कछुए और शियाओलों को ठीक किया। इसके बाद दोनों नए जानवर उसके प्रति और भी ज्यादा दोस्ताना हो गए। जो फैन को जल्द ही एहसास हो गया कि उसे उन्हें सांप और कछुआ कहना जारी नहीं रखना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें जुवानवू कहूंगा, मैं तुम्हें हॉन्गलू कहूंगा। कोई आपत्ति है? जवाब में दोनों जानवरों ने नामों के खिलाफ कोई विरोध नहीं दिखाया। जो फान ने कछुए का नाम जुवानवू और सांप का नाम हंगलू रखा था। जो फान जियाओलों की पीठ पर कूद गया और आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में वे एक जंगल में पहुंच गए। जंगल बड़ा और हरा भरा था। उसमें ढेरों पेड़ पौधे थे। जो फान ने जंगल का पता लगाने का फैसला किया और आगे बढ़ता रहा। चूंकि जानवर बहुत बड़े थे, इसलिए वे पेड़ों और पौधों को रौंदते हुए आगे बढ़ गए। कुछ ही देर में वे जंगल के बीचों बीच एक खुले मैदान में पहुंच गए। खुले मैदान के बीचों बीच एक ऊंचा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक विशालकाय सफेद बाघ सोया हुआ था। हालांकि वह बाघ जियाओलोव जितना ही बड़ा और सफेद था, फिर भी वह एक सामान्य बाघ जैसा ही लग रहा था। जो फान ने जानवरों को रुकने का आदेश दिया और खुद अकेले ही बाघ की ओर चल पड़ा। शायद उसकी गंध या आवाज सुनकर बाघ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने धीमी सी गुर्राहट की और जोहूफान पर दांत दिखाए। रोआ। उसकी दहाड़ लगभग जियाओलोव की दहाड़ जितनी ही भयंकर और अविश्वसनीय थी। प्रतिक्रिया में जोहूफान ने चलना बंद कर दिया। हालांकि उसे विश्वास था कि वह अपने क्यूई दबाव से उसे तुरंत वश में कर सकता है, उसने ये परखने का फैसला किया कि वह कितना शक्तिशाली है। जो फैन ने अपने नीचे की मिट्टी को नियंत्रित करके तलवार का आकार बना लिया। उसने उसे कठोर और धारदार भी बनाया। यह एक तरकीब थी जो उसने कुछ समय पहले सोची थी। अचानक जो फैन बाघ की ओर दौड़ने लगा। बाघ ने भी तुरंत जो फैन की ओर दौड़कर जवाब दिया। जो फैन और बाघ दोनों हवा में उछल पड़े और हमला कर दिया। बाघ ने अपने पंजे घुमाए, जबकि झोफान, जो अपनी 100वीं शक्ति लगा रहा था, तलवार से वार कर रहा था। जब दोनों हमले आपस में टकराए तो पंजों से चिंगारियां निकली और बाघ को पीछे धकेला गया। हैरान बाघ फिर से झोऊ फैन की ओर झपटा। झोऊ फैन ने अपनी तलवार में थोड़ी सी क्यूई डाली और बाघ की ओर एक लहर भेजी। जब वे टकराए तो बाघ के पंजे कट गए। सौभाग्य से बाघ का पंजा अभी भी बचा हुआ था। बाघ अब डरकर पेड़ के पीछे कूद गया और झोऊ फैन को सावधानी से घूरने लगा। झोऊ फैन ने सोचा कि उसके और बाघ के बीच अब और लड़ाई बेकार होगी। इसके बजाय उसने शियाओलोव को बाघ से लड़ने के लिए बुलाया। नए प्रतिद्वंद्वी को देखते ही बाघ धीरे धीरे पीछे हटने लगा। झोऊ फैन ने भी उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। अगर शियाओलोव भी आ गया तो वह यहीं मर जाएगा। लेकिन झोऊ फान वापस चला गया और जंगल में गायब हो गया। अब जब मुकाबला 1-1 का हो गया था तो बाघ पीछे हटने लगा।
इसके बजाय उसने अपनी छाती फुलाकर शियाओलोग पर दहाड़ लगाई। रोआर रोआर। उसी समय जियाओलोग ने दहाड़ लगाई। दोनों एक दूसरे की ओर दौड़े और लड़ाई शुरू हो गई। जब बाघ अपने पंजों से हमला करने के लिए हवा में उछला तो जियाओलोग ने उसके खुले पेट पर काट लिया। उसके हमले के खतरे को भांपकर बाघ ने अपने पिछले पंजों से जियाओलोग का सिर दूर धकेल दिया। फिर वह पीछे की ओर उछला और हमले की योजना बनाई। 1 घंटे तक इसी तरह लड़ाई चलती रही। तब तक दोनों पक्ष थक चुके थे। बाघ के काटने के कुछ निशान और चोटें थीं, जबकि जियाओलोग खरोंचों से भरा हुआ था। हालांकि जियाओलोग के वार कम हुए, लेकिन उनकी गुणवत्ता उसकी भरपाई कर गई। बाघ के वार ज्यादा हुए, लेकिन उनकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं थी। तभी झोफान बाहर आया। उसके पीछे पीछे जुवानवू और हंगलू भी आए। वह इस नतीजे पर पहुंच गया था कि बाघ बाकी जानवरों के बराबर ही है, इसलिए उसने उसे वश में करने का फैसला किया। जब बाघ ने उसे आते देखा तो वह तुरंत भागने लगा। दुर्भाग्य से झोफान ने अपने शरीर से दबाव कम कर दिया। पहली बार के विपरीत दबाव ज्यादा नियंत्रित था और जानवर को ज्यादा चोट नहीं पहुंचाए। फिर भी वह हिल नहीं सका और उसकी त्वचा फटने लगी। बाकी जानवरों का भी यही हश्र हुआ। झोफान आगे बढ़ा और दबाव कम करने से पहले बाघ को सहलाया। फिर उसने उसे ठीक किया और पालतू बनाया। बेशक उसने उनकी बाकी चोटें भी ठीक कर दी। झोफान ने फिर पूर्व की ओर देखा और अंतिम गंतव्य पहाड़ की ओर चल पड़ा। झोफान को पहाड़ की तलहटी तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। नीचे से देखने पर ऐसा लग रहा था कि पहाड़ 1 मील ऊंचा है। पहाड़ काफी चौड़ा भी था। पूरा पहाड़ रेतीला और ऊंचा था। उस पर पेड़ पौधे बहुत कम थे। जानवरों को साथ लेकर झोफान पहाड़ पर चढ़ गया। वह पहले की तरह जियाओलोग पर सवार था। उन्हें पहाड़ पर चढ़ने में कोई परेशानी नहीं हुई और वे 10 मिनट में चोटी पर पहुंच गए। चोटी पर एक अकेला पेड़ था। पेड़ के पत्ते लाल और जीवंत थे। पेड़ के ऊपर एक विशाल लाल पक्षी झपकी ले रहा था। मानो उनकी उपस्थिति का आभास पाकर पक्षी ने अपनी आंखें खोली और पेड़ पर खड़ा हो गया। झोफान ने सफेद बाघ बेनू की ओर देखा और उसे पक्षी से लड़ने के लिए भेज दिया। पिछली 2 बार की तरह मुकाबला बराबरी का था। आश्चर्यजनक रूप से पक्षी की पुनर्योजी गति एक औसत जीव की तुलना में 10 गुना अधिक थी। हालांकि यह तुरंत पुनर्योजी होने के स्तर पर नहीं थी, फिर भी यह एक अविश्वसनीय शक्ति थी। थोड़ी देर बाद सफेद बाघ हार गया। हालांकि पक्षी को भारी चोटें लगी थीं, लेकिन उसकी सहनशक्ति बाइलू से कहीं ज्यादा थी। फिर भी पक्षी बाइलू को बिना कीमत चुकाए गंभीर रूप से घायल नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद झोफान ने लड़ाई रोक दी और पक्षी को वश में करने की प्रक्रिया दोहराई। उसने पक्षी का नाम झूके रखा। उसने उसे पक्षी कहना भी बंद कर दिया क्योंकि उसका आकार जियाओलोग और बाकियों के बराबर था। इसके बजाय उसने उसे फीनिक्स कहना चुना। उसके बाद वह वापस भूमिगत दुनिया के केंद्र में चला गया। उसने यहीं अपना घर बनाने का फैसला किया। यह इलाका अब तक देखी गई किसी भी दूसरी जगह से ज्यादा खूबसूरत था और उसे किराया भी नहीं देना पड़ता था। क्यूई से लकड़ी बनाने के बजाय उसने जानवरों से असली लकड़ी से घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया। जब उसने क्यूई से तत्व बनाए तो वे बहुत अस्थायी थे और घर बनाने के लिए उपयुक्त नहीं थे। बेशक उसने फिर भी क्यूई से उस जगह को समतल बनाने के लिए हेरफेर किया। उसने चीजें उठाने और बनाने में भी क्यूई का इस्तेमाल किया। सभी की मदद की बदौलत उसने कुछ ही घंटों में घर पूरा कर लिया। अफसोस की बात है कि यह किसी भी जानवर के रहने के लिए बहुत छोटा था। इसलिए झोफैन बाहर गया और उन्हें अपने अपने इलाके बनाने में मदद की। जियाओलोग ने रहने के लिए पूर्व में एक बड़ी गुफा बनाई। जुवानवू और हंगलू ने घर के उत्तर में एक बड़ी झील बनाई। बेनो ने पश्चिम में एक जंगल बनाया और झुके ने दक्षिण में एक बड़ा पेड़ बनाया। इसके बाद झोफैन और बाकी लोगों ने अपने घरों में रात बिताए। जब वे जागे तो झोफैन ने शियाओलोग को उसके घर से बुलाया। शियाओलोग के आते ही झोफैन ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उससे लिपट गया। ऐसा लग रहा था जैसे शियाओलोग ने झोफैन को अपना मालिक बना लिया हो। जियाओलोग, मैं तुम पर कुछ आजमाना चाहता हूँ। शियाओलोग ने सिर हिलाया और झोफैन ने अपनी हथेली उस पर रख दी। फिर झोफैन ने थोड़ी सी क्यूई सीधे शियाओलोग के मेरिडियन में भेजी। पहले तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हालांकि 30 सेकंड के बाद शियाओलोग टूटने लगा। हाँ, टूटने लगा। उसका अस्तित्व ही मिटने लगा था। झोफैन जल्दी से रुका और शियाओलोग पर उपचारात्मक प्रकाश डाला। हालांकि वह रुक गया था और उसे ठीक करना शुरू कर दिया था, लेकिन शियाओलोग पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था। शियाओलोग के मांस के टुकड़े को फिर से उगाने में लगातार 5 घंटे लगे। तब तक सभी जानवर जियाओलोग को डर से देख चुके थे। उसे जो भारी नुकसान पहुंचा था वह भयानक था। वह बहुत भाग्यशाली था कि बच गया। बाद में झोफान अपने कमरे में वापस चला गया और सोचने लगा। उसका शुरुआती लक्ष्य जियाओलोग को क्यूई का इस्तेमाल करना सिखाना था, लेकिन जाहिर है कुछ गड़बड़ हो गई थी। शायद वह मेरे जितनी क्यूई अवशोषित नहीं कर सकता। झोफान ने मन ही मन पूछा।
सैद्धांतिक रूप से ये संभव था कि केवल मनुष्य ही अराजकता क्यों ही अवशोषित कर सकते थे, या शायद वे भी नहीं कर सकते थे। शायद झोउ फान ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो ऐसा कर सकता था। कुछ देर सोचने के बाद झोउ फैन को एक विचार आया। शायद वह अपनी अराजकता क्यूई के कुछ हिस्सों को अलग करके उसे जियाओलोग के लिए अवशोषित करने योग्य बना सके। एक बार फिर झोउ फैन ने जियाओलोग को पिछवाड़े में बुलाया। इस बार उसने जल्दबाजी में क्यूई उसमें नहीं डाली, बल्कि उसने उसका अध्ययन किया। थोड़ी देर बाद झोउ फैन ने अपनी अराजकता क्यूई निकाली। झोउ फैन को एहसास हो गया था कि यह तत्वों के अलावा अन्य चीजों में भी बदल सकती है। शायद वह ड्रैगन के लिए एक विशेष क्यूई बना सके। वह इसे ड्रैगन क्यूई कहेगा। झोउ फैन 1 घंटे तक वहीं खड़ा रहा, अपनी क्यूई को जियाओलोग की नकल बनाने की कोशिश करता रहा। थोड़ी देर बाद उसने आखिरकार यह कर दिखाया। उसकी हथेली में जियाओलोग का एक छोटा सा रूप था। बस इतना अंतर था कि वह अलौकिक, पूरी तरह नीला और हवा में तैर रहा था। बीच बीच में वह एक हल्की सी दहाड़ भी निकालता था। झोउ फान ने जियाओलोग के शरीर में ड्रैगन क्यू भेजा। थोड़ी देर बाद जियाओलोग के शरीर से प्रकाश निकलने लगा। अचानक उसके शरीर से अशुद्धियां बाहर निकल गईं। झोउ फान बहुत खुश हुआ। ये काम कर गया। RRROOOARRR। जियाओलोग ने पहले से कई गुना ज्यादा जोर से दहाड़ लगाई। पहले तो उसमें अपार शक्ति थी। अब जब वह साधना पथ पर चल पड़ा था तो उसका शरीर और भी ज्यादा मजबूत हो गया था। जियाओलोग की दहाड़ सुनकर बाकी जानवर इकट्ठा हो गए थे। वे उसे घिनौने मैल से लथपथ जुआनवू और हनलू की झील की ओर तेजी से दौड़ते देखकर हैरान रह गए। जियाओलोग झील में कूद गया और खुद को साफ किया, फिर खुशी खुशी झोउ फान के पास वापस दौड़ा। जब वे जश्न मना ही रहे थे, जुआनवू ने जियाओलोग के सिर के पिछले हिस्से पर तमाचा मारा। ये देखने के लिए कि उसे किसने मारा, उसने मुड़कर देखा कि जुआनवू और हंगलू की गुस्से से भरी आंखें थीं। पहले साफ झील गंदगी से भर गई थी। जियाओलोग ने माफी मांगी, जबकि झोउ फान ने अपनी क्यूई से गंदगी को बाहर निकाला। उन्होंने ये भी नियम बना लिया कि अब से वे नदी में ही स्नान करेंगे। ये तय होने के बाद झोउ फान ने हर जानवर के लिए एक क्यूई बनाना शुरू किया। हैरानी की बात यह थी कि जुआनवू और हंगलू ने एक ही क्यूई का सेवन किया। ज्यादा समय नहीं बीता था कि झोउ फान ने सबके लिए एक एक क्यू बना दिया। उनकी सभी क्यू उनके अपने से छोटे और कम विस्तृत संस्करण जैसी दिखती थीं। प्रत्येक जानवर पहले स्तर तक पहुंच गया था और अपनी अशुद्धियों से छुटकारा पा लिया था। हालांकि क्यूई से परिचित होने के बाद भी वे झोउ फैन की सहायता के बिना इसे दुनिया से आत्मसात नहीं कर सकते थे। झोउ फैन इस समस्या से उलझन में था। शायद एकमात्र क्यूई जो प्राकृतिक रूप से मौजूद थी वह कैस्क्यूई थी। आगे सोचते हुए झोउ फैन ने सोचा कि कैस्क्यूई क्या है। इसका रंग हल्का धूसर है और इसका कोई एक रूप नहीं है। कभी यह ठोस की तरह व्यवहार करता है तो कभी द्रव या गैस की तरह। 1 घंटे बाद झोउ फान के मन में कुछ विचार आए। शायद अराजकता क्यूई हर चीज का मिश्रण है। झोउ फैन ने जोर से सोचा। शायद इसीलिए इसके कुछ हिस्से हटाकर इसे किसी भी चीज में बदला जा सकता है। झोउ फैन को लगा कि ऐसा निष्कर्ष सही था। हालांकि वह इस सताती हुई भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि वह कुछ खो रहा है। बहरहाल अराजकता क्यूई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह इस समय समझ पा रहा था। झोउ फान अपने आंगन में गया और कुछ समय बाद पहली बार साधना शुरू करने का फैसला किया। वह अपनी जगह पर खड़ा हुआ और ची को अवशोषित करने लगा। अवशोषण की गति नींव स्थापना की तुलना में बहुत तेज थी। जब वह साधना कर रहा था तो जानवर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। जियाओलोग उसे छुए बिना उसके शरीर के चारों ओर लिपटा रहा, जबकि बाकी जानवर जियाओलोग के ऊपर या उसके आसपास लेटे रहे। वे जल्दी ही सो गए और अगर कोई दूर से देखता तो उसे विशाल जानवरों और एक इंसान के बीच सामंजस्य का एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। लगातार 2 दिनों की साधना के बाद झोउ फैन कोर्स संरचना के दूसरे स्तर में पहुंच गया। हालांकि उसे शक्ति में भारी अंतर महसूस हुआ, लेकिन झोउ फैन के पास कोई संदर्भ बिंदु नहीं था। आखिरकार वह हर बार आगे बढ़ने पर पहाड़ों को उड़ा तो नहीं सकता था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो झोउ फैन अपने पालतू जानवरों को अपने चारों ओर इकट्ठा देखकर मुस्कुराया। जब उसने आंखें खोली तो जियाओलोग ने भी आंखें खोली। झोउ फान ने थोड़ी देर उससे बात करने की कोशिश की, फिर चुपचाप तैरकर चला गया। वह उन्हें जगाकर यह नहीं बताना चाहता था कि उसे जाना है। उसने जियाओलोग को किसी तरह उन्हें समझाने का जिम्मा सौंपा। हालांकि झोउ फान जाने में हिचकिचा रहा था, लेकिन उसे जल्द ही एक काम मिल गया था। किसी तरह वहां 4 दिन बीत गए। झोउ फान सांपों से भरे रास्ते से बाहर निकला और खुद को वापस आंगन में पाया।
वापस अंदर जाते समय उसने फुई रोंग को अपने दरवाजे पर दस्तक देते देखा। नमस्ते, आप जिंदा हैं? हाँ, मैं क्यों नहीं होऊंगा। अच्छा, तुमने एक ऐसा घर खरीदा जिसके मालिक मर चुके हैं और फिर तुम 4 दिन के लिए गायब हो गए। क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें जिंदा समझेंगे? उसके तर्क में दम था। झोऊ फान इस बात को पूरी तरह भूल गया था कि उसके घर को मौत की जगह माना जाता था। शायद मुझे हत्याओं के पीछे की वजह मिल गई हो, झोऊ फान ने अचानक कहा। उसे वह सांप याद आया जिसे उसने पकड़ा था। उसे लगा कि हो सकता है कि वह जहरीला हो और इसीलिए उसके मालिक मर रहे हों। सचमुच, तुम्हें क्या मिला? उसने उत्सुकता से पूछा। झोऊ फान अंदर गया और देखा कि सांप जमीन पर रेंग रहा है। ऐसा लग रहा था कि पिंजरा गायब हो गया है और उसे आंगन में बंद कर दिया गया है। झोऊ फान ने यह सुनिश्चित किया कि फुई रोंग उसे न देख रहा हो और उसके चारों ओर एक और पिंजरा बना दिया। देखो, ये सांप जहरीला हो सकता है। पिछले कुछ दिन मैंने इनके घोंसले को नष्ट करने में बिताए हैं और यह आखिरी है। झोऊ फान को जब पता चला कि वह 4 दिनों से गायब है तो उसने ये बहाना बनाया। सच में, अगर ऐसा है तो चलो इसे लैब में ले चलते हैं। फुई रोंग ने झोऊ फैन का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए लाइब्रेरी ले गई। ऐसा लग रहा था कि वह इस दशकों पुराने रहस्य को सुझाने में काफी दिलचस्पी ले रही थी। चूंकि उसे उसकी गति से यात्रा करनी थी, इसलिए लाइब्रेरी पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग गया। फुई रोंग ने उसे 5वीं मंजिल तक खींचने की कोशिश की, इससे पहले कि झोऊ फैन अपना सिल्वर कार्ड निकालता। वाह, तुम्हें ये कैसे मिला? फुई रोंग चांदी का कार्ड देखकर हैरान रह गया। आखिरकार झोऊ फैन ऐसी तो नहीं लग रही थी जो एक सोने का कार्ड खरीद सके। खुद तो खुद भी नहीं खरीद सकती थी। मुझे यहाँ नौकरी मिल गई और उन्होंने मुझे मुफ्त में नौकरी दे दी, झोऊ फैन ने कहा। अच्छा, झोऊ फैन 8वीं मंजिल पर चला गया और फुई रोंग भी उसके पीछे पीछे चला गया। खुशकिस्मती से झोऊ फैन को किसी ऐसे व्यक्ति को रिसर्च मंजिल पर ले जाने की इजाजत थी जिसके पास सिल्वर कार्ड नहीं था। जब वे पहुंचे तो इलाका हमेशा की तरह व्यस्त था। अचानक फुई रोंग ने जोर से अपना गला साफ किया और उनके इरादे जाहिर कर दिए। माफ कीजिए, हमें विश्वास है कि हमने 5 दशक पुराने रहस्य का समाधान ढूंढ लिया है। क्या कोई हमारी सहायता करना चाहेगा? उसकी तेज आवाज सुनकर सब लोग वहीं रुक गए। उसकी बात सुनकर फ्लोर पर मौजूद आधे लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े। आखिर ऐसा नजारा रोज रोज तो देखने को नहीं मिलता। झोऊ फैन ने आगे कहा, इस बात की भी पूरी संभावना है कि यह कोई अनदेखी प्रजाति हो। जब शोधकर्ताओं ने ये सुना तो उनकी आंखों में आग सी दौड़ पड़ी और वे झोऊ फैन की ओर दौड़ पड़े। झोऊ फैन ने बस पिंजरा सबसे भरोसेमंद दिखने वाले बूढ़े आदमी की तरफ फेंक दिया। लगभग 30 शोधकर्ताओं ने सांप पर एक किताब तैयार करने में बस 1 घंटे का समय लगाया। जिस बूढ़े आदमी को झोऊ फैन ने सांप फेंका था, वह उसके पास गया और उसे पिंजरा थमा दिया। लो, हमने पुष्टि कर दी है कि यह एक अज्ञात प्रजाति है और विषैली है। कृपया कोई नाम तय करें ताकि हम इसे पुस्तकालय के रिकॉर्ड में जोड़ सकें। झोऊ फान को ज्यादा देर सोचने की जरूरत नहीं पड़ी और उसने इसे छिपा हुआ इंद्रधनुषी सांप नाम दे दिया। उसने इसे ये नाम इसलिए दिया क्योंकि यह उसे एक छिपी हुई भूमिगत दुनिया में ले जाता था और यह इंद्रधनुषी रंग का था। हालांकि नाम सुनकर बूढ़े आदमी ने उसे अजीब नजरों से देखा, लेकिन उसने झोऊ फैन से बहस नहीं की। उसका नाम पूछने और उसे खोजकर्ता के रूप में लिखने के बाद बूढ़े आदमी ने किताब को पुष्टि और संशोधन के लिए मुख्य मंजिल पर भेज दिया। झोऊ फान को पुस्तकालय से बाहर उस बूढ़े आदमी ने निकाला जिसे उसने पिंजरा फेंका था। पता चला कि वह पुस्तकालय में एक ऊंचा पद रखता था। वह कुछ प्रमुख शोधकर्ताओं में से एक था। उसका नाम मोन एरजाई था। हम कल तक आपसे संपर्क करेंगे। जैसा कि पहले बताया गया है, आपको तदनुसार मुआवजा दिया जाएगा, मोन एरजाई ने कहा। झोऊ फान को याद आया कि परीक्षक लड़की ने उसे इसके बारे में बताया था। कुछ विदा के शब्दों के बाद झोऊ फान वापस आंगन में चला गया। फुई रोंग ये सुनकर पहले ही वहां से चली गई थी कि सांप सचमुच जहरीला था। वह जरूर उस 50 साल पुराने रहस्य को सुझाने के लिए उत्साहित रही होगी। दरअसल झोऊ फैन इस बात से निराश था कि नतीजा इतना आसान था। वह कुछ और दिलचस्प की उम्मीद कर रहा था। लगता है इस दुनिया में वाकई दिलचस्प चीजें कम ही हैं। दरअसल भूमिगत गुफा और जानवरों की खोज वाकई अविश्वसनीय थी। ये कहा जा सकता है कि झोऊ फैन वहां रहने के कुल मिलाकर परिणाम से संतुष्ट था। झोऊ फान तेजी से आंगन में वापस आ गया। अंदर जाने के बजाय झोऊ फान पीछे वाले छेद में उड़ गया। ज्यादा देर नहीं लगी कि वह भूमिगत गुफा तक पहुंच गया। जब वह बीच में पहुंचा तो जानवरों ने उसका स्वागत किया। झोऊ फैन ने कुछ मिनट तक उन्हें सहलाया, फिर अपने घर के अंदर जाकर अपनी बनाई हुई एक कुर्सी पर बैठ गया। हालांकि उसे यहाँ किसी मेहमान के आने या खाने की उम्मीद नहीं थी, फिर भी उसने एक खाने की मेज और 4 कुर्सियां बना दी। आखिरकार ये देखने में ज्यादा सुंदर था। बैठे बैठे झोऊ फान सोचने लगा। उसने जो आंगन खरीदा था अब वह लगभग बेकार हो चुका था। अगर कुछ था भी तो बस एक आड़ के तौर पर।
आखिरकार उसे बाहरी दुनिया के लिए एक ठिकाना तो चाहिए ही था। फिर भी आंगन को और ज्यादा ठीक करना समय और संसाधनों की बर्बादी होगी। आखिरकार यहाँ नीचे उसका एक अच्छा घर और एक विशाल आंगन था। नीले क्रिस्टल का अद्भुत नजारा भी उसे दिखाई देता था। कहा जा सकता है कि राजा यहाँ रहने के लिए लड़ सकते थे, यहाँ तक कि सम्राट भी। उसके पालतू जानवरों की भी समस्या थी, वह उन्हें बाहर नहीं ले जा सकता था। और तो और वे छेद में भी नहीं घुस सकते थे, वे इतने बड़े थे कि छिप नहीं सकते थे। हालांकि वह लगभग अदृश्य होने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन 5 विशालकाय जानवरों को इधर उधर घुमाने से उसकी ओर बहुत ज्यादा ध्यान जाता। वह उनसे अलग भी नहीं होना चाहेगा। आखिरकार उनके साथ तो पहले से ही एक रिश्ता था। अंतहीन सोचते रहने के बजाय झो फैन ने बाहर जाकर जानवरों के साथ खेलने का फैसला किया। 1 घंटे बाद झो फान बेनू के ऊपर लेटा हुआ था। हालांकि जियाओलोग उसका प्रिय था, उसके तराजू स्टील से भी ज्यादा सख्त थे। बेनू का मुलायम फर कहीं ज्यादा आरामदायक था। फिर भी जियाओलोग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वह झो फान के ऊपर लेटा हुआ था। हालांकि उसका वजन कई टन था, लेकिन उस झो फान के लिए वह कुछ भी नहीं था। दरअसल उसका वजन भी लगभग जियाओलोग जितना ही था। बेनू ही वह शख्स था जिसकी उसे चिंता होनी चाहिए थी। खुशकिस्मती से वह उन्हें सहारा देने के लिए काफी मजबूत था। क्रिस्टल को घूरते हुए झो फैन सो गया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। झो फान कई घंटों बाद जागा। सब अभी भी उसी स्थिति में थे जैसे वह सो गया था। झो फान बिना किसी को जगाए उठा और नदी की ओर चल पड़ा। पहुंचते ही सबसे पहले उसने अपना प्रतिबिंब देखा। उसका शरीर अब एक वयस्क जैसा था। हालांकि उसे वयस्क नहीं कहा जा सकता था, लेकिन वह कम से कम 18 साल का लग रहा था। वह दुबला पतला था और उसके छोटे छोटे सफेद बाल थे। हालांकि उसके चेहरे पर बालों का कोई निशान नहीं दिख रहा था। झो फान तय नहीं कर पा रहा था कि यह वरदान है या अभिशाप। झो फैन ने जल्द ही भूमिगत जगह छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने अनुमान लगाया कि लाइब्रेरी में उसकी नौकरी शुरू होने में बस एक ही दिन बाकी है। झो फैन जब वापस लौटा तो उसने तुरंत अपने दरवाजे पर फुई रोन का जाना पहचाना चेहरा देखा। नमस्ते, झो फैन ने पीछे से कहा। आह, तुम मुझे हमेशा क्यों डराती रहती हो? फुई रोन गुस्से से चिल्लाया। वह गुस्से से लाल पीली हो रही थी और झो फैन को डर था कि वह उसका घर उड़ा देगी। माफ करना, तुम्हें अपनी टाइमिंग पर ध्यान देना चाहिए, झो फैन ने माफी मांगते हुए कहा। हालांकि यह उसकी गलती थी, पर वह हमेशा उसके घर आने से ठीक पहले आ जाती थी। अगर वह 5 मिनट बाद निकल जाती तो ये स्थिति टल जाती। खैर, मैं आपके काम का भुगतान करने के लिए यहाँ हूँ, फुई रोंग ने कहा। तभी झो फैन को याद आया कि आज उसे वेतन मिलने वाला है। फुई रोंग ने अपनी जेब में हाथ डाला और 2 सुनहरे सिक्के निकाले। पुस्तकालय ने निर्णय लिया है कि आपकी खोज इतनी महत्वपूर्ण है कि आपको मुआवजे के तौर पर स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। ऐसा लगता है कि सांप का जहर सबसे ज्यादा दर्ज किए गए जहरों में से एक है। हालांकि ऐसी खोज के लिए 2 स्वर्ण मुद्राएं कम लग सकती हैं, लेकिन आपके प्रयासों के लिए इसे योग्य माना गया है। फुई रोंग ने बहुत औपचारिकता से भाषण दिया। ऐसा लग रहा था कि खोज के मुआवजे की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। फुई रोंग उसे सोने के सिक्के सौंपने के बाद ज्यादा देर तक नहीं रुका। झो फैन ने बाकी दिन खाली नहीं बिताया और लाइब्रेरी चला गया। अब जब उसके पास सिल्वर कार्ड है तो वह 6ठी से 10वीं मंजिल तक घूम सकता है। झो फैन और ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए काफी उत्साहित था। झो फैन ने 6ठी मंजिल से शुरुआत करने का फैसला किया। चूंकि उसे कुछ खास सीखने की जल्दी नहीं थी, इसलिए उसने नीचे से ऊपर की ओर जाने का फैसला किया। झो फैन को 6ठी मंजिल पूरी करने में 12 घंटे लगे। वहां की सामग्री लगभग पिछली मंजिल जितनी ही थी। हालांकि झो फान ने सफलता हासिल कर ली थी और वह तेजी से पढ़ और चल सकता था, लेकिन किताबों ने उसे सीमित कर दिया था। अगर वह अपनी पूरी गति से पढ़ता तो किताबें तुरंत फट जाती। 6ठी मंजिल पर साम्राज्यों के इतिहास और दुनिया के इतिहास के बीच अंतर करने के बजाय समग्र इतिहास की किताबें थीं। जानकारी ज्यादा गहराई में और समय में पीछे तक जाती थी। पढ़ाई खत्म करने के बाद झो फान रात भर साधना करता हुआ घर वापस चला गया। जब वह उठा तो उसकी नई नौकरी शुरू करने का समय हो चुका था। झो फान ने लाइब्रेरी जाने में जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। वह सराय में नाश्ते के लिए भी नहीं रुका। जब झो फैन दरवाजे पर पहुंचा तो परीक्षक महिला वहां खड़ी होकर इंतजार कर रही थी। नमस्ते झो फैन, मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले अपना परिचय दिया था। मेरा नाम मोन जुहाई है। मोन, क्या आप मोन इरजाई से संबंधित हैं? हाँ, वह मेरे पिता हैं। क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? हम कल मिले थे। उन्होंने एक प्रजाति की जांच की थी जिसे मैंने खोजा था।
ओह, मैंने इसके बारे में सुना। मुझे पता नहीं था कि आप ही थे जिन्होंने छिपे हुए इंद्रधनुषी सांप की खोज की थी। जब वे बात कर रहे थे तो वह दूसरा व्यक्ति प्रकट हुआ जिसे नौकरी मिली थी। नमस्ते सुश्री जुहाई, उन्होंने कहा। नमस्ते मिस्टर ताची, अब जब आप दोनों यहाँ हैं तो कृपया मेरे पीछे आइए। सुश्री जुहाई दरवाजे से अंदर आई और उन्हें निचली मंजिल पर स्थित उस कमरे में ले गईं जहां वे पहले भी गए थे। ठीक है, अब अपनी नौकरी तय करने का समय आ गया है। हमारे पास अभी 2 पद खाली हैं, आधिकारिक शोधकर्ता और लाइब्रेरियन, उसने समझाया। उन्होंने आगे बताया कि एक आधिकारिक शोधकर्ता नमूनों का अध्ययन करेगा और तकनीकी प्रगति पर शोध करेगा। दूसरी ओर लाइब्रेरियन को एक मंजिल पर एक जगह दी जाएगी। वे उसे साफ सुथरा रखने के लिए जिम्मेदार होंगे। लाइब्रेरियन का पद 6ठी मंजिल के उत्तर पूर्वी भाग में है, उसने बताया। झो फान 6ठी मंजिल से वाकिफ था। कल ही उसने उसकी सारी सामग्री पढ़ी थी। उत्तर पूर्वी हिस्से में शीर्ष 10 साम्राज्यों की जानकारी थी। उसमें उसका साम्राज्य, असीम साम्राज्य, शामिल नहीं था। इससे पहले कि वह आदमी जवाब दे पाता, झो फैन बोल पड़ा। मुझे लाइब्रेरियन का पद चाहिए। उसने आसान काम करने का फैसला किया था, कम से कम उसके लिए तो। दूसरों के लिए 1/4 मंजिल को ठीक से साफ करने में 10 घंटे लगते। दूसरी ओर झो फैन को लगा कि वह ऐसी कलाकृति बना सकता है जिसमें 1 घंटे से भी कम समय लगेगा। क्या आपको कोई आपत्ति है, श्री ताची? सुश्री जुहाई ने पूछा। नहीं, मुझे शोधकर्ता की नौकरी ज्यादा पसंद है, उन्होंने कहा। वाह, अगर ऐसा है तो मैं आपको आपके मैनेजर से मिलवा दूं। मिस्टर ताची, ये हेड रिसर्चर एर्जाई हैं, मेरे पिता, उसने दरवाजे से बाहर निकले आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा। नमस्ते महोदय, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, उस आदमी ने हल्के से सम्मान के भाव से कहा। अगर किसी को ज्यादा जानकारी न होती तो वे सोचते कि वह राजा से मिल रहा है। नमस्ते मिस्टर ताची, मैं आपको प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी लूंगा। मेरे पीछे आइए। झो फैन को हल्के से इशारा करके मुओन एर्जाई बाहर चला गया और मिस्टर ताची उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसके जाने के कुछ देर बाद ही एक मोटा आदमी दरवाजे से अंदर आया। हालांकि वह सूमो पहलवान जैसा मोटा नहीं था, पर बहुत गोल मटोल था। नमस्ते, आप जरूर झो फैन होंगे। मैं 6ठी मंजिल का मैनेजर लू चेन हूँ, मोटे आदमी ने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाते हुए खुशी से कहा। नमस्ते श्री चेन, आपसे मिलकर खुशी हुई, झो फैन ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। प्लीज, मुझे बस फैटी लू कहो, सब मुझे इसी नाम से बुलाते हैं, उसने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। हालांकि झो फैन को यह अजीब लगा कि लोग एक मैनेजर को ऐसा कहेंगे, फिर भी उन्होंने ऐसा ही किया। ठीक है, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा इलाका दिखाऊंगा और तुम्हें सिखाऊंगा कि क्या करना है, फैटी लू ने कमरे से बाहर जाते हुए कहा। झो फैन तेजी से उसके पीछे पीछे गया। ज्यादा देर नहीं लगी और वे 6ठी मंजिल पर पहुंच गए। हैरानी की बात नहीं कि लू चेन जोर जोर से हाँफ रहा था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उसे इसकी आदत हो गई हो। जल्दी से अपनी सांस वापस पाकर लू चेन झो फैन को अपने अनुभाग में ले आया। सबसे पहले आपको फर्श साफ रखना होगा। हालांकि यह कालीन से ढका है, हमारे पास एक खास झाड़ू है। यह इसे ऐसे साफ करेगी जैसे लकड़ी का बना हो। इसके बाद सुनिश्चित करें कि अलमारियां साफ और व्यवस्थित हों। उन्हें कम से कम हर 3 दिन में पोंछें। चून की किताबें वर्णमाला क्रम में हैं, इसलिए आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि वे उसी तरह रखी हों। अंत में जरूरतमंद किसी की भी मदद करें। हालांकि यह सलाह दी जाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब कुछ याद रखा जाए। आपकी मेज पर एक कैटलॉग रखा है, फैटी लू ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। उसकी मेज की बात करें तो अगर वह गोल ना होती तो जमीन के कोने पर होती। मेज खुद अर्धवृत्ताकार थी और दीवारों से जुड़ी हुई थी। उससे बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता ऊपर या नीचे जाने वाले फ्लैप को हिलाना था। मेज लकड़ी की बनी थी और उस पर एक सुंदर काले चमड़े की कुर्सी रखी थी। बस इतना ही, बाकी सब तो अपने आप समझ आ गया। बस जगह साफ रखो और लोगों की मदद करो। हाँ, अपनी शिफ्ट की शुरुआत और आखिर में मुझसे मिलने आना। मेरा ऑफिस 10वीं मंजिल पर है। बाकी सभी लोग जो फ्लोर मैनेजर के बराबर या उसके बराबर पद पर हैं, उनके साथ। मेरा नाम दरवाजे पर लिखा है, इसलिए तुम मुझे ढूंढ सकोगे। खैर, मुझे काम पर वापस जाना है। अब तुम आधिकारिक तौर पर काम शुरू कर चुके हो, लू चेन ने जाते हुए कहा। उसे जाते देख झो फान अपनी कुर्सी पर बैठ गया और उस जगह का जायजा लेने लगा। उसे लग रहा था कि वह यहाँ लंबे समय तक रहेगा। कुछ ही देर में झो फैन उठकर काम पर लग गया। उसने हाथ से फर्श झाड़ना और अलमारियां साफ करना शुरू कर दिया। हालांकि वह कुशल था, लेकिन लोगों के सामने चीख का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। फिर भी अपनी बढ़ी हुई ताकत के साथ झो फैन बहुत तेज था। जब पुस्तकालय बंद होने वाला था, तब तक उसने अपना पूरा अनुभाग 2 बार साफ कर दिया था। पहली बार पढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पास करने को कुछ नहीं है, इसलिए उसने सोचा कि कल किसी दूसरी मंजिल से कोई किताब ले आएगा।
हालांकि वह उसे 1 सेकंड में पढ़ सकता था, लेकिन समय बिताने के लिए वह उसे आम इंसान की गति से पढ़ेगा। चूंकि वह अपना पूरा सेक्शन पहले ही साफ कर चुका था, इसलिए उसने क्यूई से उसे साफ करने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय वह 10वीं मंजिल पर गया और फैटी लू का दफ्तर ढूंढ निकाला। दस्तक दस्तक, अंदर आ जाओ। दरवाजे के पीछे से एक आवाज आई। जाहिर है ये लू चेन की ही थी। जो फैन अंदर आया और उससे बात करने लगा। मैंने रात के लिए पहले ही साफ सफाई कर ली है, अब मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, शुभ रात्रि। तुम भी, जो फैन ने चलते हुए कहा। घर पहुंचकर जो फान सोने नहीं गया बल्कि साधना में लग गया। दरअसल इससे पहले जो फान ने लाइब्रेरी में काफी समय बिताया था। जो फैन अगले दिन उठा और काम पर चला गया। चूंकि कल सोमवार था, इसलिए सप्ताहांत से पहले उसके पास 4 दिन और थे। जो फैन सप्ताहांत में छुट्टी पर था। हालांकि लाइब्रेरियन सप्ताहांत में काम नहीं करते थे, फिर भी लाइब्रेरी खुली रहती थी। सप्ताहांत में लाइब्रेरियन की जगह लेने के लिए उनके पास लोगों की एक पूरी टीम होती है। जो फान जल्द ही लू चेन के कार्यालय पहुंच गया और अपने आगमन की घोषणा की। फिर वह 7वीं मंजिल पर गया और एक किताब निकाली। ये किताब कन्फ्यूशियस नाम के एक व्यक्ति द्वारा लिखी गई एक दर्शनशास्त्र की किताब थी। इसका नाम था अनालेक्ट्स। जिस व्यक्ति से उन्होंने इसकी जांच की, उसके अनुसार कन्फ्यूशियस को लगभग एग्रीगोट वुक्सेन के समकक्ष माना जाता था। हालांकि उनमें एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति बनने की महत्वाकांक्षा का अभाव था। इसके बजाय उन्होंने अपने और दूसरों के साथ अपने व्यवहार पर, साथ ही शुद्ध हृदय और शुद्ध इरादों पर ध्यान केंद्रित किया। कोई भी इसी से धर्म बना सकता था। किताब देखने के बाद जो फैन अपने सेक्शन में गया और औपचारिक रूप से अपना काम शुरू कर दिया। उसने लगभग 5 घंटे में पूरा इलाका साफ कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने उससे सवाल पूछे और उसके एक सहकर्मी ने अपना परिचय दिया। उसका नाम वागू था और वह किसी दूसरे साम्राज्य से आया था। उन्होंने छोटी उम्र में ही दुनिया घूमने का फैसला कर लिया था और आखिरकार यहीं बस गए। उनकी संक्षिप्त बातचीत के अनुसार उन्होंने 5 से ज्यादा साम्राज्यों की यात्रा की थी। ये संख्या ज्यादातर लोगों द्वारा अपने पूरे जीवन में की गई यात्राओं से कहीं ज्यादा थी। काम पूरा होने के बाद जो फैन अपनी मेज पर बैठ गया और एक सामान्य व्यक्ति की गति से वह किताब पढ़ने लगा जो उसने निकाली थी। कुछ देर बाद जो फैन को मानना पड़ा कि किताब दिलचस्प थी। दरअसल इसमें कई ऐसे विचार थे जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। इसमें ऐसे विचार भी हैं जो आपने सोचे तो होंगे, लेकिन शब्दों में बयां नहीं कर पाए होंगे या अपने मन में बिठा नहीं पाए होंगे। बहरहाल जो फान ने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। हालांकि अगर लोग उसकी शिक्षाओं को सुने तो बेहतर होगा, लेकिन जो फान को ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। हेलो, एक आवाज सुनाई दी। जो फैन ने ऊपर देखा तो उसकी मेज के सामने चश्मा लगाए एक छोटी बच्ची खड़ी थी। वह लगभग 10 साल की लग रही थी। क्या तुम खो गए हो? जो फैन ने पूछा। नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल है, उसने कहा। जो फैन के मन में कई सवाल घूम रहे थे। क्या इस लड़की को यहाँ आने की इजाजत है? क्या उसके पास सिल्वर कार्ड है? वह यहाँ अकेली क्यों है? थोड़ी देर बाद जो फान ने हार मान ली। उसे एहसास हुआ कि उसे इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सवाल क्या है? जो फैन ने छोटी लड़की से पूछा। किस पुस्तक शेल्फ में ग्रॉट साम्राज्य के बारे में जानकारी है? मेरे पीछे आओ, जो फान ने कहा। किताबों की अलमारियां एक दूसरे से बहुत पास पास होने के कारण ये बताना मुश्किल था कि कहाँ जाना है। लो, इस किताबों की अलमारी में ग्रोट साम्राज्य, योइट राज्य और फूक जनजाति के बारे में जानकारी है, जो फान ने बताया। धन्यवाद, लड़की ने कहा जबकि जो फैन दूर जा रहा था। जो फान ने लगभग पूछ ही लिया था कि वो यहाँ क्या कर रही है। हालांकि वो यहाँ सिर्फ 2 दिन से काम कर रहा था, उसने मान लिया था कि 10 साल का बच्चा रोज तो नहीं दिखता। जो फान अपनी मेज पर वापस बैठ गया और अपनी किताब उठा ली। कुछ ही देर में कुछ आदमियों की चीखों ने उसे बीच में ही रोक दिया। अरे, यहीं रुको, सुरक्षा दल में 3 आदमी चिल्लाए। जो फैन ने एक बार फिर उस 10 साल की बच्ची को देखा। बस इस बार वह सुरक्षा गार्डों से बचकर भाग रही थी। ये देखकर जो फैन मन ही मन सोचने लगा कि कहीं उसे यहाँ आने की इजाजत देकर उसे मुसीबत में तो नहीं पड़ना पड़ेगा। शोर शराबा जल्द ही शांत हो गया और जो फैन ने फिर से अपनी किताब पढ़नी शुरू कर दी। एक बार फिर उसे बीच में ही रोक दिया गया। इस बार पहले वाले 3 सुरक्षा गार्डों ने। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, लेकिन क्या आपने लगभग 4 फीट लंबी एक छोटी लड़की को देखा है? हमने उसे आखिरी बार इसी खंड में दौड़ते हुए देखा था। जो फैन ये सुनकर हैरान रह गया। उसने ऐसी किसी घटना पर ध्यान नहीं दिया था। नहीं साहब, मैं अपने आसपास के माहौल पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं, जो फान ने विनम्रता से कहा। ठीक है, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, उस आदमी ने कहा, इससे पहले कि तीनों एक बार फिर भाग जाते। लगातार रुकावटों के बाद जो फैन ने अपने आसपास के माहौल पर ध्यान देना शुरू किया। अचानक उसने देखा कि उसकी मेज के नीचे से एक सिर झांक रहा है।
झो फैन चौंककर लगभग उछल पड़ा। नमस्ते, एक जाना पहचाना चेहरा बोला। ये पहले वाली लड़की थी। झो फान को हैरानी हुई कि उसने उसे वहां जाते हुए नहीं देखा। लगता है उसे पढ़ते समय अपने आसपास के माहौल पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्या तुम निंजा हो या कुछ और? झो फान ने पूछा। उसने पहले पढ़ी हुई कुछ किताबों में उनके बारे में सुना था। नहीं, लेकिन मैं बचपन से ही चोरी छिपे घूमती रही हूं, उसने कहा। तुम अभी भी जवान हो, झो फैन ने मन ही मन सोचा। तुम क्या कर रहे हो? झो फैन ने पूछा। मैं छुप रहा हूं। जाहिर है, आप इस मंजिल पर आए ही क्यों? झो फान ने पूछा। पढ़ने के लिए, लड़की ने सरलता से कहा। झो फान को सिरदर्द होने लगा था। उसे पता होना चाहिए था कि एक बच्चे को समझाने की कोशिश करना गलत बात है। कोई बात नहीं, क्या तुम जा सकते हो? जी सर, अलविदा, वह चुपके से जाते हुए बोली। झो फान खुद को हंसने से नहीं रोक सका। ऐसा लग रहा था कि यह काम उसके विचार से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। जब हंगामा शांत हो गया तो झो फैन ने पढ़ना बंद कर दिया और लाइब्रेरी बंद करने की तैयारी में जगह साफ करने लगा। जब तक उसने काम खत्म किया, लाइब्रेरी बंद हो चुकी थी। झो फैन लू चेन के कार्यालय तक गया और घर जाने से पहले उसे विदाई दी। घर पहुंचकर वो बिस्तर पर लेट गया और साधना शुरू कर दी। हालांकि उसे अभी भी प्रगति का एहसास हो रहा था, लेकिन अगले स्तरों तक पहुंचने की गति बहुत धीमी होती जा रही थी। हालांकि झो फान को कोई जल्दी नहीं थी। जहां तक उसे पता था, कुछ समय के लिए वह अकेला साधक रहेगा। किसी के लिए भी उससे आगे निकलने का कोई मौका नहीं होना चाहिए। हफ्ता पल भर में बीत गया। झो फैन को पता भी नहीं चला कि शुक्रवार आ गया है। जैसे ही वह आखिरी किताब वापस शेल्फ पर रख रहा था, उसकी नजर घड़ी पर पड़ी और उसे एहसास हुआ कि अब जाने का समय हो गया है। झो फैन ने घर जाने से पहले लू चेन को अलविदा कहा। जब वह वहां पहुंचा तो झो फैन ने बिना समय गंवाए तुरंत गड्ढे में उतरकर अपने जानवरों के पास वापस आ गया। उसे देखते ही वे सब खुशी से उसकी ओर दौड़ पड़े। अगर वे कुत्ते होते तो उनकी जीभ बाहर निकली होती और उनकी पूंछ हिल रही होती। झो फान हाल ही में इस नतीजे पर पहुंचा था कि वे जानवर जवान थे। हालांकि वे विशालकाय थे, उसे लग रहा था कि वे लगभग उसके ही जैसे जवान थे, वरना उन्हें वश में करना इतना आसान नहीं होता। उसे ये भी आश्चर्य हुआ कि उनके माता पिता कहाँ हैं। हो सकता है कि वे सब जन्म देने के बाद मर गए हो। क्या ये जानवर अंडे से निकले हैं? खैर, झो फैन ज्यादा चिंतित नहीं था। चूंकि उसकी सप्ताहांत की छुट्टी थी, झो फैन ने जानवरों के साथ गुफा की और खोजबीन करने का फैसला किया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसने पिछली बार सब कुछ खोज लिया था। झो फान को एहसास हुआ कि वहां कई सुरंगें थीं जो अनजान जगहों तक जाती थीं। शायद ऐसी सैकड़ों गुफाएं थीं। कुछ देर तक झो फान सोचता रहा कि इन जगहों की खोज किसी और ने क्यों नहीं की। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि सुरंग में मौजूद सांप किसी भी घुसपैठिए को, यहां तक कि एक पूरी सेना को भी मार डालने के लिए काफी थे। इसके अलावा वे दूसरी सुरंगों में भी मौजूद थे। अब जब वह इस विषय पर आया था तो झो फैन को चिंता हुई कि सांप जानवरों पर हमला कर देंगे। यात्रा के दौरान उन सभी की सुरक्षा करना मुश्किल होगा। हालांकि झो फैन को विश्वास था कि वह ऐसा कर सकता है। जानवरों के साथ कुछ देर आराम करने के बाद झो फैन ने और समय बर्बाद न करने का फैसला किया। वह एक बेतरतीब सुरंग की ओर चल पड़ा। खास तौर पर वह सुरंग जिससे वह अंदर आया था उसके बिल्कुल विपरीत थी। सुरंग में पहुंचकर झो फैन ने जानवरों के प्रति सांप की प्रतिक्रिया का परीक्षण करने की तैयारी की। उसने जूके को अंदर भेजा क्योंकि उसके पास सबसे अच्छी उपचार क्षमता थी। अपनी उम्मीदों के विपरीत झो फान ये देखकर हैरान रह गया कि सांपों को जूके में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यहां तक कि जब उसने उन पर पैर रखा तब भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद इसलिए कि वे यहीं पैदा हुए थे। हालांकि कोई इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि सांपों ने हमला नहीं किया, लेकिन झो फैन ने पहले ही इसका परीक्षण कर लिया था। गुरुवार को उसने एक हिरण को गड्ढे में फेंक दिया। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, सांपों ने उसे ढक लिया, मार डाला और खा लिया। इसलिए झो फान ये देखकर हैरान रह गया कि उन्होंने जूके पर हमला नहीं किया। जब झो फान ने बाकी जानवरों को भेजा तब भी उन्होंने हमला नहीं किया। दरअसल जब जियाओलोग आगे बढ़ा तो उन्होंने रास्ता बनाना शुरू कर दिया। तब भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वे उससे डरे हुए थे। यह एक सहज प्रतिक्रिया थी। चूंकि रास्ता साफ था, झो फान ने अपनी हथेली पर आग का गोला जलाया और बाकी जानवरों के साथ जमीन पर चल पड़ा। एक बात जो हैरान करने वाली थी वह ये थी कि जमीन पर कोई मल नहीं था। हो सकता है कि उनके पास बस कोई मल मूत्र का गड्ढा या कुछ और हो। सुरंग के अंत में कुछ रोशनी दिखने से पहले वे 1 घंटे तक चलते रहे। उत्सुकता में उन्होंने अपनी गति थोड़ी तेज कर दी। जब वे आखिरकार अंदर घुसे तो पिछली गुफा के आकार जैसी एक गुफा देखकर दंग रह गए। सबसे साफ अंतर छत के बीचों बीच लटकता हुआ एक विशाल क्रिस्टल था। नीले रंग की बजाय उसमें से हरी रोशनी चमक रही थी। ये हरा रंग पहले बनाए गए उपचारक झो फान के प्रकाश जैसा था।
हालांकि पिछले क्रिस्टल की तरह इसमें भी कोई कीवी नहीं थी। एक और अंतर जो आसानी से पहचाना जा सकता था वह ये था कि पिछली गुफा के विपरीत इस गुफा का भूभाग एक ही था। जंगल ये हरा भरा था और बीच में एक विशाल पेड़ खड़ा था। हालांकि बाकी पेड़ों के आकार अलग अलग थे, लेकिन ये पेड़ दूसरी सबसे बड़ी गुफा से 5 गुना से भी ज्यादा बड़ा था। ये छत से लटके विशाल हरे क्रिस्टल को लगभग छू गया। अचानक झोउफान ने दूर से एक लकड़ी के तीर को अपनी ओर आते देखा। हालांकि उसे वह धीमा लग रहा था, पर वह काफी तेज चल रहा था। जब तीर उसके पास पहुंचा तो उसने उसे अपने हाथ से पकड़ लिया और उसे देखने लगा। ऐसा करते हुए उसने तीर की दिशा में पानी का एक बड़ा गोला छोड़ा। ये हमलावर को मारने के लिए तो काफी नहीं था, लेकिन इससे वे काम करना बंद कर देंगे। ग्लुक, पानी उस जगह पर गिरा और आसपास के काफी पेड़ नष्ट हो गए। झोउफान ने जल्दी से तीर की जांच पूरी कर ली। तीर तो कच्चा बना था, लेकिन अगर किसी आम इंसान के शरीर के किसी महत्वपूर्ण हिस्से पर लगता तो उसकी जान जा सकती थी। झोउफान ने जानवरों को इशारा किया कि वे टक्कर वाले इलाके में चले जाएं और खुद तेजी से वहां पहुंचा। जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि जमीन पर 3 लोग बेहोश पड़े थे, 2 आदमी और एक औरत। दरअसल वो उन्हें इंसान नहीं कह सकता था, या कम से कम इंसानी नजरिए से तो नहीं। वे अब तक मिले ज्यादातर इंसानों जैसे ही लग रहे थे, बस फर्क उनके लंबे नुकीले कानों का था। उन्हें गौर से देखने पर झोउफान ने देखा कि उनके शरीर में एक बार फिर कोई कीवी नहीं थी। कुछ देर तक उन्हें देखने के बाद झोउफेन ने जल्दी से एक नाम बना लिया जिसका अब तक उसे अभ्यास हो चुका था। एल्स, उसने घोषणा की। हालांकि वे बाहर से इंसानों जैसे ही लग रहे थे, झोउफान को आश्चर्य हुआ कि क्या उनके अंदर भी कुछ ऐसा ही है। किसी भी चीज से पहले झोउफान उन पर प्रयोग करना चाहता था। उसे लगा कि क्या जानवरों की तरह उन्हें भी अपनी एक खास तरह की कीवी की जरूरत होगी, या शायद वे इंसानों जैसे ही थे। कम से कम उसने सोचा था कि इंसान तो ऐसा कर सकते हैं। उसने उन्हें काटने की हल्की सी इच्छा को रोका और उन्हें जगाने के लिए एक बार फिर उनके चेहरों पर पानी के छींटे मारे। इस बार उसने पानी को बर्फ की तरह ठंडा कर दिया। ठंडे पानी के छींटे पड़ने के बाद कल्पित बौने अपनी छोटी सी नींद से जाग उठे। जब उन्हें एहसास हुआ कि क्या हो रहा है तो वे उछलकर खड़े हो गए और सावधानी से पीछे हट गए। तुम कौन हो? अग्रणी एल्फ पुरुष चिल्लाया। झोउफान ये जानकर तुरंत हैरान रह गया कि वे भी उसकी ही भाषा बोलते थे। हालांकि दुनिया ज्यादातर एक ही भाषा अंग्रेजी से एकजुट थी, उसने मान लिया था कि ये कल्पित बौने दुनिया से कटे हुए हैं, इसलिए उन्हें कोई और भाषा बोलनी चाहिए थी। ज्यादा सोचने के बजाय झोउफान ने अनुमान लगाया कि वे सतह पर रहते थे। कौन जाने ऐसा क्या हुआ कि वे यहाँ नीचे आ गए, बाकी दुनिया से अनजान। शायद मैं शांति से आया हूँ, झोउफान ने कहा। हालांकि उसने आखिरी बात धीरे से बुदबुदाई। अगर उन्होंने उस पर एक और तीर चलाया तो वह उन्हें मार ही डालेगा। आप कौन हैं? नहीं, आप क्या हैं? पीछे बैठी योगिनी लड़की ने थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा। झोउफेन उसका सवाल सुनकर उलझन में पड़ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम नहीं जानते कि मनुष्य क्या है? मानव, उसने उलझन में कहा, जैसे वह कोई दूसरी भाषा बोल रहा हो। झोउफान को तुरंत समझ आ गया कि उसे इंसान क्या होता है, इसका कोई अंदाजा नहीं था। दरअसल उसे तो ये भी नहीं पता था कि वे खुद को क्या कहते हैं। उसने पहले उन्हें ये नाम इसलिए दिए थे क्योंकि उसे लगता था कि वे कोई अलग भाषा बोलते हैं। क्या तुम कभी गुफा से बाहर निकले हो? झोउफेन ने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल नहीं, सांप इसकी इजाजत नहीं देते। उसने ऐसे कहा जैसे यह एक स्पष्ट तथ्य हो। रुको, प्रमुख योगिनी ने कहा, तुम गुफा के बाहर से तो नहीं होगे, है ना? उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा। झोउफेन ने एल्फ के चेहरे को देखा और महसूस किया कि उनकी स्थिति पहले की तुलना में बहुत खराब है। वास्तव में मैं बाहरी दुनिया से हूँ, झोउफेन ने कहा। कल्पित बौनों के चेहरे पर स्पष्ट उत्साह दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा, कृपया हमारे पीछे आइए। जब वे उसे ले जाने के लिए मुड़े तो वे भागने लगे। झोउफेन उनके पीछे तेज चलने लगा। कुछ ही देर में वे एक गेट तक पहुंच गए। गेट असल में लकड़ी का नहीं था, बल्कि वह बस लकड़ी की टहनियों से बना एक प्राकृतिक मेहराब था। तुमने ये कैसे किया? झोउफान ने पूछा। हालांकि वह लकड़ी को इस तरह आकार दे सकता था, लेकिन उसे उसमें हेरफेर करने के लिए कीवी का इस्तेमाल करना पड़ता, और उसने जो देखा है उसके अनुसार कल्पित बौने कीवी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दरवाजा, क्या तुम्हारे बाहर दरवाजा नहीं है? लड़की ने हैरानी से पूछा। झोउफेन ने चेहरे पर भावशून्य भाव लिए लड़की की ओर देखा। कोई बात नहीं, उसने कहा और चुपचाप बाकी रास्ता उनके पीछे चलने लगा। छोटी सी यात्रा में झोउफेन को 3 कल्पित बौनों के नाम पता चले। लिली, मार्क और स्टीव। लिली लड़की थी, मार्क मुख्य किरदार था, और स्टीव वो लड़का था जिसने आने के बाद से कुछ नहीं कहा था। हालांकि स्टीव पूरे रास्ते उसे सतर्क नजरों से देखता रहा। मेहराब से गुजरने के 1 मिनट बाद वे गुफा के बीचों बीच पहुंच गए। वहां एक खुला मैदान था और गुफा के सबसे ऊंचे पेड़ थे, जिनमें वह विशाल पेड़ भी शामिल था जिसे उसने पहले देखा था।
मार्क ने बड़े पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, ये विश्व वृक्ष है। ये पवित्र है और रानी के अलावा किसी को भी इसे छूने की अनुमति नहीं है। फिर भी वह अपने जीवन में केवल 2 बार ही ऐसा कर सकती है। जिस दिन उसे सिंहासन विरासत में मिलेगा और जिस दिन वह इसे किसी और को सौंपेगी। जब जो फैन ने मार्क के शब्द सुने तो उसके अधिकांश भ्रम दूर हो गए। हालांकि वे कम थे, फिर भी उसे कुछ कल्पित बौने इधर उधर घूमते हुए दिखाई दिए। कुछ टोकरियां लिए हुए थे जबकि कुछ बस टहल रहे थे। उसे देखकर वे सब रुक गए और एक पल के लिए उसे घूरने लगे। उन्हें लगा कि उसके कान छोटे हैं। जो फान उनकी उपेक्षा करते हुए गांव का अवलोकन करने लगा। विश्व वृक्ष के चारों ओर कई छोटे पेड़ थे। विश्व वृक्ष के पास छोटे होते हुए भी वे काफी विशाल थे। उन पेड़ों पर कई ट्री हाउस लटके हुए थे। जो फान ने इनके बारे में पहले भी पढ़ा था। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि हर इलाके को जोड़ने वाले पुल थे। यहां तक कि बड़े बड़े चौक और दूसरे सभा स्थल भी थे। सर, मार्क ने उसके विचारों को रोकते हुए कहा, कृपया हमारे पीछे आइए, हम आपको रानी के पास ले जाएंगे। जो फान ये सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि वह रानी को इतनी जल्दी देख पाएगा। जो फान मार्क और लिली के पीछे पीछे चल पड़ा। गांव पहुंचने के बाद स्टीव चला गया था। तभी जो फान को एहसास हुआ कि उसने जानवरों को पीछे छोड़ दिया है। वह वर्तमान घटनाओं में इतना उलझा हुआ था कि उन्हें पूरी तरह भूल गया। हाँ, वे ठीक हो जाएंगे, उसने सोचा। रास्ते में मार्क ने जो फैन से गांव के बारे में बात की। उसके अनुसार यहाँ 129 कल्पित बौने रहते थे। उन्हें प्रजनन में दिक्कत होती थी और अगर कोई 100 कोशिशों के बाद 2 बच्चे पैदा कर पाता तो वह भाग्यशाली होता। जो फान कल्पित बौनों का पीछा करता रहा और जल्द ही वे एक बड़े महल के पास पहुंच गए। बाकी इमारतों की तरह ये महल भी एक पेड़ पर लटका हुआ था। जिस पेड़ पर इसे लटकाया गया था वह जंगल का दूसरा सबसे ऊंचा पेड़ था। ये दुनिया के पेड़ के सबसे करीब भी था। वे सबसे नजदीकी सीढ़ी से ऊपर चढ़े और महल के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए। महल पूरी तरह से लकड़ी से बना था, फिर भी उसकी सुंदरता निर्विवाद थी। गेट पर खड़े 2 पहरेदारों को देखकर मार्क उनके पास गया और धीमी आवाज में उनसे बात की। हालांकि जो फैन स्वाभाविक रूप से उनकी बातें सुन सकता था। हमें एक बाहरी व्यक्ति मिल गया है, हमें रानी से मिलना ही होगा, मार्क फुसफुसाया। पहरेदारों के चेहरे तुरंत बदल गए। उनका शांत और थोड़ा सुस्त चेहरा एक पल में बदल गया जब उनमें से एक अपनी पूरी रफ्तार से महल में भागा। जब वे उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे, जो फान ने बाकी बचे पहरेदारों पर नजर डाली। वह साफ तौर पर बहुत सतर्क था, फिर भी वह इस बारे में सावधानी बरतने की कोशिश कर रहा था, मानो उसे जो फान को नाराज करने का डर हो। जो फैन ने उसे अनदेखा कर दिया और गार्ड के लौटने का इंतजार करता रहा। गार्ड सिर्फ 2 मिनट बाद वापस आ गया। रानी ने आपसे मिलने का अनुरोध किया है, कृपया मेरे पीछे आइए, गार्ड ने हाँफते हुए कहा। गार्ड ने जो फैन को अंदर ले जाने से पहले सांस लेने के लिए एक पल और इंतजार किया। अंदर पहुंचते ही जो फान ने तुरंत देखा कि रानी कमरे के बीचों बीच ऊंचे सिंहासन पर बैठी है। हॉल के दोनों ओर जमीन और छत तक पहुंचते लंबे खंभे थे। एक बार फिर सब कुछ लकड़ी का बना था। नमस्ते, बाहरी व्यक्ति, रानी ने अचानक कहा। वह 30 साल से ज्यादा उम्र की नहीं लग रही थी। उसके बाल इतने सुनहरे थे जितने उसने पहले कभी नहीं देखे थे और उसकी आंखें हरी थीं। उसके कान भी उन सभी कल्पित बौनों से कहीं ज्यादा नुकीले थे जिन्हें उसने देखा था। मेरा नाम पेनी है, मैं वेलेक्स की रानी हूं, उसने कहा। तो वे खुद को वेलेक्स कहते हैं, जो फान ने सोचा। हालांकि वह उन्हें जो नाम देता था उसे बदलने की उसकी कोई योजना नहीं थी, फिर भी यह जानना दिलचस्प था। नमस्ते रानी पेनी, मेरा नाम जो फैन है, मैं सबसे ताकतवर इंसान हूं, उसने कहा। चूंकि उसका परिचय इतना जोरदार था इसलिए उसने अपना दर्जा बढ़ाने का फैसला किया। हालांकि वह झूठ नहीं बोल रहा था, वह अब तक का सबसे ताकतवर इंसान है। जब एल्फ रानी ने उसकी बात सुनी तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। हालांकि कुछ ही देर बाद उसने अपना चेहरा स्थिर कर लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई महान योद्धा यहाँ आएगा। आप यहाँ कैसे आए? उसने बीच में ही अपना प्रश्न बदलते हुए कहा। जो फान चुपचाप खड़ा सोच रहा था कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो वह सोच रहा था कि वह कल्पित बौनों के साथ कैसे आगे बढ़ना चाहता है। वह या तो उनका मित्र बन सकता था या उन्हें अपने अधीन कर सकता था। यह देखकर कि जो फैन चुपचाप खड़ा था, एल्फ रानी फिर से बोली। वालेक सिंहासन के उत्तराधिकारियों के बीच एक भविष्यवाणी कही गई है, उसने शुरू किया। जब से वालेक यहाँ आए हैं तब से यह चली आ रही है। इसमें कहा गया है कि एक दिन कोई बाहर से आएगा। वे या तो हमें आज़ाद कर देंगे या हमें नष्ट कर देंगे। हालांकि मुझे पूरा यकीन नहीं है कि आप हमें कैसे नष्ट कर सकते हैं। मैं आपके साथ शांति बनाए रखना चाहती हूँ। जो फैन उसकी बातें सुनकर हैरान रह गया। हालांकि उसके फैसले पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। मैंने फैसला कर लिया है, जो फान ने कहा।
अब से योगिनी जाति मेरे अधीन रहेगी। झोऊ फान ने एल्फ शब्द पर जोर दिया। चूंकि उसने उन्हें यही नाम दिया था, इसलिए स्वाभाविक था कि उसके अधीन होने के बाद उनका नाम बदल जाएगा। बेतुका, एल्फ रानी गुस्से से चिल्लाई। वह तुरंत अपने सिंहासन से उठी और जोर से चिल्लाई, गार्डो, इस आदमी को मार डालो। अचानक कई पहरेदार दरवाजे से घुस आए और झोऊ फैन को घेर लिया। झोऊ फैन उन्हें तिरस्कार से घूर रहा था। झोऊ फान स्वाभाविक रूप से रातों रात पागल नहीं हुआ था। कई कारण थे जिनकी वजह से उसने कल्पित बोनो से दोस्ती करने के बजाय उन्हें अपने अधीन करना चुना। पहला, वह रानी की दुर्भावना को भांप सकता था। रानी ने उस पर एक पल के लिए भी भरोसा नहीं किया। दूसरा, झोऊ फान का उनसे कोई संबंध नहीं था। हालांकि वे इंसानों जैसे दिखते थे, झोऊ फान को लगता था कि वे बिल्कुल अलग हैं। अंततः वह कल्पित बोनो पर शोध करना चाहता था। खास तौर पर वो उनका इतिहास जानना चाहता था। चूंकि वे इतने लंबे समय से बंद हैं, इसलिए उनके पास प्राचीन अभिलेख होने चाहिए। एक एल्फ गार्ड को अचानक अपनी ओर भाला फेंकते देख झोऊ फैन ने उन्हें तुरंत पराजित करने के बजाय थोड़ी देर के लिए उनका मनोरंजन करने का निर्णय लिया। जैसे ही कल्पित बोने का भाला उसके शरीर में घुसने ही वाला था, उसने उसे पकड़ लिया और कुचल दिया। फिर उसने रक्षक की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। इससे पहले कि फांसी पर लटका आदमी ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो पाता, झोऊ फान ने तीरों का एक झुंड अपनी ओर आते देखा। चकमा देने के बजाय झोऊ फान ने पकड़े गए आदमी को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया। चूंकि तीर हर तरफ से आ रहे थे, झोऊ फान को उन्हें रोकने के लिए उसे किसी चिथड़े की तरह घुमाना पड़ा। जब तक तीर चलने बंद हुए, वह आदमी शाही जैसा दिखने लगा। बेशक उसकी मौत हो चुकी थी, झोऊ फैन को उसे मारने के बाद कुछ भी महसूस नहीं हुआ। यह उसके लिए अजीब था। तार्किक रूप से, चूंकि वे इंसानों जैसे दिखते थे, इसलिए उन्हें मारते समय उसे कुछ महसूस होना चाहिए था। हालांकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी चींटी पर पैर रख दिया हो, जबकि वह खूनी दृश्य उसके सामने था। तुम्हें गोली नहीं चलानी चाहिए थी, वह बच जाता, झोऊ फैन ने जोर से कहा। बकवास, रानी चीखी। जारी रखो। रानी का आदेश सुनकर कल्पित बोनो ने अपना निडर आक्रमण जारी रखा। हालांकि रानी स्वयं अपने अंदर बढ़ते भय को दबाने की कोशिश कर रही थी। जब उसने सबसे ताकतवर इंसान कहा, तो मुझे नहीं लगा था कि वो इतना ताकतवर होगा, उसने मन ही मन सोचा। हालांकि पछतावे की कोई दवा नहीं थी। ये देखकर कि कल्पित बोने अभी भी हमला कर रहे थे, झोऊ फैन ने इसे एक पायदान ऊपर ले जाने का फैसला किया। जैसे ही सबसे करीबी आदमी उसके पास पहुंचा, झोऊ फैन ने उसकी छाती में छेद कर दिया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। बाकी सैनिक वहीं रुक गए। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। इस दृश्य ने झोऊ फैन को उस पहली बार की याद दिला दी जब उसने किसी आदमी को मारा था। यह तब की बात है जब डाकुओं ने गांव पर हमला किया था और झोऊ फैन ने एक ही वार में नेता को हरा दिया था। ठीक वैसा ही एक भयावह दृश्य अभी भी चल रहा था। कल्पित बोनो के चेहरे उस समय के दूसरे डाकुओं के चेहरों जैसे लग रहे थे। मैं एक बार फिर पूछूंगा, झोऊ फान ने अपना क्यूई दबाव छोड़ते हुए कहा। बस इतना कि खड़ा होना लगभग नामुमकिन हो जाए। आज्ञा मानो, अन्यथा मैं इस कमरे में मौजूद हर एल्फ को मार डालूंगा। शायद अगर उसने अपना क्यूई दबाव छोड़े बिना ये कहा होता, तो वे आगे बढ़ जाते। हालांकि इस समय तो वे खड़े भी नहीं हो सकते थे, जवाबी हमला तो दूर की बात थी। अपनी बात कहने के बाद झोऊ फान ने अपना दबाव कम किया। फिर भी कल्पित बोनो के चेहरों पर दहशत साफ दिखाई दे रही थी। शायद वे आज जो हुआ उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। कमरा लगभग 5 मिनट तक खामोश रहा। खुशकिस्मती से झोऊ फान एक धैर्यवान व्यक्ति था। 5 मिनट बाद एल्फ क्वीन ने आखिरकार बात की। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वाह वाह, आप क्या हैं? एल्फ रानी हकलाते हुए बोली। मैं एक साधक हूँ। नहीं, मैं साधक हूँ, झोऊ फान ने दक पर जोर देते हुए कहा। हालांकि उसके पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं था कि वह अकेला साधक है, फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपनी आत्मा में महसूस किया कि वह पहला साधक है। अगर वह गलत था तो हो जाए। एल्फ रानी के हाव भाव से आप बता सकते थे कि उसे पता नहीं था कि वह किस बारे में बात कर रहा था। उद्धरण चिन्ह ... हम मान जाते हैं, उसने अनिच्छा से कहा। हालांकि उसे पता नहीं था कि कल्टीवेटर क्या होता है, फिर भी वह इतनी डरी हुई थी कि उसने अपनी नियति स्वीकार कर ली। नए राजा के आगे घुटने टेको, एल्फ रानी ने अपने आसपास मौजूद एल्फों से कहा। हालांकि एल्फों के चेहरे पर अनिच्छा थी, फिर भी उनमें विरोध करने का साहस नहीं था। हालांकि जब वे घुटनों के बल गिर रहे थे, झोऊ फैन बोल पड़ा। मैं तुम्हारा राजा नहीं हूं, उसने कहा। मेरा तुम्हें किसी भी तरह से नियंत्रित या प्रभावित करने का कोई इरादा नहीं है। बस मेरे खिलाफ लड़ने की कोशिश मत करो। झोऊ फैन ने एल्फ रानी को देखा और बोला, क्या आपके पास पुस्तकालय है? हाँ, उसने उत्तर दिया। मुझे वहां ले चलो, झोऊ फैन ने आदेश दिया। एल्फ रानी ने बिना समय गंवाए उसे महल से बाहर ले गई। उनके जाते ही महल में मौजूद एल्फों ने राहत की सांस ली।
वो हमें कल्पित बौने क्यों कह रहा था? कल्पित बौने पुरुषों में से एक ने पूछा। यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे किससे पूछना चाहिए? एक अन्य एल्फ ने जवाब दिया। मुझे विश्वास है कि उन्होंने ही हमारी जाति का ये नाम रखा है, कमरे में मौजूद सबसे बुजुर्ग एल्फ ने टिप्पणी की। बेतुका, एक कल्पित बौने ने गुस्से से कहा। हम गर्वित वेलेक हैं। हमारी जाति का नाम बदलने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? वह गुस्से से चिल्लाया। ओह, बूढ़े योगिनी ने आवाज लगाई। तो क्या तुम उसे यह बताने वाले हो? जब वह तुम्हें जमीन पर गिरा रहा था तब तुमने उसे उसके मुंह पर क्यों नहीं बताया? उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। गुस्से में बौने ने अपना सिर नीचे कर लिया। अंदर ही अंदर उसे पता था कि अगर झोउ फैन ने उन्हें बौने कहा तो कोई भी विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगा। शायद एल्फ कोई बुरा नाम नहीं है, एक एल्फ ने अपना गौरव बनाए रखने के प्रयास में कहा। बाकी लोगों ने उसकी ओर समझदारी से देखा और अपनी सहमति व्यक्त की। जब वे बात कर रहे थे, झोउ फैन एल्फ रानी का पीछा करते हुए विश्ववृक्ष तक गया। हम यहाँ क्यों हैं? उसने उलझन में कहा। आप देखेंगे, एल्फ रानी ने रहस्यमय दिखने की कोशिश करते हुए कहा। विश्व वृक्ष की परिधि लगभग 300 फीट थी, इसलिए इसका पिछला भाग एल्फ गांव से बाहर था। दरअसल मार्क के अनुसार वह पूरा क्षेत्र निषिद्ध क्षेत्र माना जाता है। एल्फ रानी उस क्षेत्र की ओर चल पड़ी। हालांकि राहगीर एल्फ रानी को घूमते देखकर हैरान थे, फिर भी किसी ने अपनी यात्रा नहीं रोकी। कुछ ही देर में वे विश्व वृक्ष के ठीक पीछे एक पहाड़ी पर पहुंच गए। एल्फ रानी एक सामान्य से दिखने वाले पत्थर के पास गई और उसे दबाने लगी। पुस्तकालय पवित्र है, मैं भी वहां बहुत कम जाती हूँ, इसलिए इसे छिपाकर रखना पड़ता है, उसने कहा। झोउ फान उलझन में थी कि उसने पत्थर क्यों दबाया। पहला पत्थर दबाने के बाद वह बेतरतीब ढंग से पत्थर दबाने लगी। 20वें पत्थर पर चरमराहट की आवाज सुनाई दी। अचानक जमीन पर 4 फुट गुना 4 फुट का एक क्षेत्र किसी बाहरी तहखाने के प्रवेश द्वार जैसा खुल गया। झोउ फान हक्का बक्का रह गया। उसने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। ये गेट ब्रिज की तरह काम करता है, उसने कहा। झोउ फान को याद आया कि गेट ब्रिज एक ऐसा पुल था जिसे एक चरखी से ऊपर खींचा जा सकता था और फिर नीचे उतारा जा सकता था। कहानियों की किताबों में इसे आमतौर पर लावा के गड्ढे के ऊपर दिखाया जाता था। बेशक यह उससे 100 गुना अधिक उन्नत है, उसने आत्मसंतुष्ट होकर कहा। हालांकि झोउ फान का मन उसे थप्पड़ मारने का कर रहा था, पर वह वहीं खड़ा उसे छिपे हुए दरवाजे के नीचे सीढ़ियों से उतरते देखता रहा। वह भी जल्द ही उसके पीछे पीछे चला गया। झोउ फान और एल्फ रानी सीढ़ियां रुकने से पहले लगभग 100 फीट नीचे उतरे। उनके सामने एक लंबा सनकरा गलियारा था जिसकी दीवारों पर मशालों की रोशनी थी। एल्फ क्वीन ने पास की दीवार पर लगी मशाल उठाए और झोउ फैन को गलियारे से नीचे ले गई। वे लगभग 100 फीट चले तभी एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई दिया। झोउ फैन को अब अंदाजा हो गया था कि वे सीधे विश्व वृक्ष के नीचे थे। एल्फ रानी दरवाजे के किनारे गई और एक बड़ा लीवर खींचा। ऐसा करते ही बड़ा दरवाजा खुल गया। अब ये गेट ब्रिज के करीब है, उसने कहा। झोउ फान ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसके आगे आगे चल दिया। अंदर घुसते ही उसने दीवार पर किताबों की अलमारियां देखी। वहां कोई प्राकृतिक रोशनी नहीं थी, फिर भी इतनी सारी मशालें जल रही थी कि कमरे में अंधेरे का नामोनिशान तक नहीं था। छत पर जड़ें फैली हुई थीं और एक विशाल मशाल सीधे बीचों बीच घुसी हुई थी। रुको, झोउ फान अचानक रुका और बोला। ये सारी मशालें कैसे जल रही हैं? झोउ फान उलझन में था। एल्फ रानी ने कहा कि वह यहाँ बहुत कम आती है, इसलिए यह अजीब है कि दालान और यह कमरा दोनों रोशन थे। हाँ बिल्कुल, उसने कहा। बहुत समय पहले हम कल्पित बौनों ने एक ऐसा पदार्थ बनाया था जो 2 साल तक जल सकता था, उसके बाद उसे बदलना पड़ता था। हम इसे युगों का आविष्कार मानते थे। हालांकि इसे बनाना बेहद मुश्किल है। एक बैरल के आकार का एक बैच बनाने के लिए 10 लाख सोने के सिक्कों के बराबर की रकम लगती थी। सौभाग्य से पहले का कल्पित बौने का साम्राज्य इतना समृद्ध था कि वे हजारों बैरल बनाते थे। हम आज भी उन्हीं पर निर्भर हैं। हर 2 साल में मैं यहाँ आती हूँ और मशालों को फिर से जलाती हूँ। झोउ फैन के पहले के शब्दों के कारण उसने वेलेक की जगह कल्पित बौने शब्द का इस्तेमाल किया। 2 साल, 10 लाख सोने के सिक्के, हजारों बैरल। वह जितनी ज्यादा बोलती, झोउ फान उतना ही हैरान होता। ऐसी चीज जो 2 साल तक जल सकती है, ऐसा भला कौन बना सकता है? 10 लाख सोना एक आम राज्य के खजाने से भी ज्यादा होता है, और हजारों बैरल का मतलब अरबों सोने के सिक्के होते हैं। आपको उस राशि को प्राप्त करने के लिए शीर्ष 10 साम्राज्यों में से 3 या 4 के खजाने को मिलाना होगा। रुको, झोउ फान रुका। एल्फ साम्राज्य, उसने सोचा कि उसने उसे पहले भी ऐसी बात कहते सुना है। सचमुच, पुस्तकालय में पढ़ो, तुम्हें यहाँ कल्पित बौनों के बारे में सब कुछ मिल जाएगा। झोउ फैन ने सिर हिलाते हुए चारों ओर देखा। अनुमान से यहाँ 2000 किताबों की अलमारियां थीं। झोउ फैन ने मन ही मन खुद को तैयार किया और पढ़ने के लिए तैयार हो गया। झोउ फैन पुस्तकालय के बाईं ओर चला गया। बाएं और मध्य भाग में कल्पित बौनों के इतिहास के बारे में जानकारी है।
दाएं भाग में कल्पित बोनो के शोध, उस समय का भूगोल और कई अन्य चीजें हैं। झो फान ने उसकी तरफ सिर हिलाया और पहली किताबों की अलमारी से पहली किताब उठा ली। उसने उसे जल्दी से खत्म किया और अगली किताब की तरफ बढ़ गया। बहुत समय नहीं बीता था कि उसने पहली पुस्तक शेल्फ पूरी कर ली थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, एल्फ क्वीन पेनी के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसने पहले कभी किसी को कुछ सेकंड के लिए एक किताब पलटते और फिर दूसरी पर जाते नहीं देखा था। उसके मन में कई विचार उमड़ रहे थे। पहले तो उसे लगा कि वह उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जब वह नहीं रुका तो उसने उस बात को सिरे से खारिज कर दिया। फिर उसने सोचा कि शायद वह पूरी तरह ठीक नहीं है। शायद बचपन में उसके दिमाग को कोई नुकसान पहुंचा हो। हालांकि इससे पहले उसने उसके अविश्वसनीय कृत्यों के बारे में सोचा था। शायद वह सचमुच वे सारी किताबें पढ़ रहा है। उसने सोचा, शायद यह एक किसान होने का फायदा है। उसने आगे कहा, वह लगभग भूल ही गई थी कि उसने पहले क्या शब्द इस्तेमाल किया था। 100 किताबों की अलमारियों के बाद झो फान को अवास्तविकता का एहसास हो रहा था। इन चंद मिनटों में मिली जानकारी ने दुनिया के बारे में उसका नजरिया ही बदल दिया। ये जानकारी हजारों साल पहले की थी। यांग लांग लाइब्रेरी में उसने जो सबसे पुराना रिकॉर्ड पढ़ा था, वह 500 साल पुराना था। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरानी जानकारी ऊपरी मंजिलों पर है। फिर भी झो फैन पढ़ता रहा और पढ़ता रहा और पढ़ता रहा। झो फान 33 घंटे तक नहीं रुका। तब तक एल्फ क्वीन कई बार झपकी ले चुकी थी और खाना भी खा चुकी थी। दरअसल झो फैन को इतना समय सिर्फ इसलिए लगा क्योंकि किताब पुरानी थी और उसे बहुत सावधानी बरतनी थी। इसके बाद उसके कई अनुत्तरित प्रश्न हल हो गए। सबसे पहले झो फान को आश्चर्य हुआ कि ये भविष्यवाणियां कहां से आती हैं। पता चला कि जब कल्पित बौने यहां आए थे तो कबीले की सबसे बुजुर्ग सदस्य ने ये भविष्यवाणियां की थीं। हालांकि इसमें कोई जादू नहीं था। ये बस उसके अपने शब्दों के अनुसार एक तार्किक भविष्यवाणी थी। यहां आने वाले कल्पित बौनों की बात करें तो वे लगभग 3500 साल पहले यहां आए थे। संदर्भ के लिए, वर्तमान में सबसे पुराना साम्राज्य युद्ध साम्राज्य था जो दूसरे स्थान पर था। हालांकि उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं देखा था, लेकिन अफवाह है कि इसकी स्थापना 1500 साल पहले हुई थी। हालांकि पुस्तकालय में उसे सिर्फ यही नहीं मिला। उसने एल्फ साम्राज्य और उस समय के दूसरे साम्राज्यों के बारे में भी जाना था। दरअसल दूसरे साम्राज्य भी अलग अलग जातियों द्वारा संचालित होते थे। उदाहरण के लिए बर्बर जनजाति पहले स्थान पर थी। यह एक ऐसी जाति से बनी थी जो खुद को बर्बर कहती थी। हर बर्बर कम से कम 6 फुट और 200 पाउंड वजन का होता था। हालांकि वे भी कल्पित बोनो जैसी ही समस्या से जूझ रहे थे। प्रजनन दर, ऐसा कहा जाता था कि हर 100 प्रयासों में से 3 बच्चे सफलतापूर्वक जन्म लेते थे। अपने चरम पर भी बर्बर जनजाति में केवल 1 लाख सदस्य थे। वास्तव में उस समय की हर शीर्ष जाति में यही समस्या थी। यही एकमात्र कारण था कि मनुष्य अंततः शीर्ष पर पहुंचते थे। झो फान को यह भी पता चला कि कल्पित बौने मानव युद्ध को क्या कहते हैं। मनुष्य को उसकी जन्मजात नीरसता के कारण सबसे कमजोर प्रजाति माना जाता था। हालांकि उनमें एक चीज ऐसी थी जो अन्य शीर्ष प्रजातियों में नहीं थी, अविश्वसनीय प्रजनन दर। मानव युद्ध से पहले अनुमानित मानव जनसंख्या 10 करोड़ थी। ये देखकर श्रेष्ठ जातियों ने सोचा कि वे एक खतरा बन सकते हैं और उन्हें खत्म करने की कोशिश की। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक इंसान उठ खड़ा हुआ था और उसने गुप्त रूप से उस जाति को विद्रोह के लिए उकसाया था। उसका नाम लू बिंग था। बाद में उसे स्वतंत्रता राजा कहा गया। उस समय मानव जाति श्रेष्ठ जातियों के खिलाफ जाने से हिचकिचा रही थी। इस डर से कि वे बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे, मानवों का नरसंहार शुरू हो गया। शीर्ष जातियों को पता ही नहीं था कि वे पहले से ही बहुत शक्तिशाली थीं। पहला विद्रोह शीघ्र ही हुआ। मनुष्यों ने शीर्ष जातियों की शाखाओं को नष्ट कर दिया था। पहली सफलता के बाद अन्य मानव बस्तियों ने भी विद्रोह शुरू कर दिया। अंतिम युद्ध कुछ ही समय बाद शुरू हुआ और उसका नेता कोई और नहीं बल्कि स्वतंत्रता सम्राट ली बिंग थे। हालांकि संख्या में 10 लाख से 10 करोड़ कम थे, फिर भी शीर्ष जातियों ने अविश्वसनीय संघर्ष किया। हालांकि अंत में संख्या की जीत हुई। 10 जातियों को पराजित कर दिया गया और वे अज्ञात स्थानों पर भाग गईं। संभवतः माना जाता है कि वे मारे गए थे। इसके बाद मानव जाति ने दुनिया पर एकमात्र संवेदनशील जाति के रूप में शासन किया। झो फान के मन में एक सवाल था कि उसने इसके बारे में क्यों नहीं सुना। हालांकि उसे 2500 साल पहले सबसे बड़े मानव पुस्तकालयों के रिकॉर्ड याद आ गए थे, जिन्हें या तो जला दिया गया था या नष्ट कर दिया गया था। कई रिकॉर्ड खो गए थे। मनुष्यों ने 10 जातियों की इमारतों को भी जरा भी नहीं बख्शा। पुस्तकालय, महल और घर जलकर राख हो गए। फिर उनकी राख को फिर से जला दिया गया। झो फान को 2 साल तक जलने वाले पदार्थ के आविष्कारक के बारे में भी पता चल गया था। हालांकि युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई और पदार्थ के निर्माण के सभी रिकॉर्ड नष्ट हो गए। हैरानी की बात है कि उसे जानवरों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, यहां तक कि किंवदंतियां भी नहीं।
उसने भूमिगत गुफाओं का भी कोई रिकॉर्ड नहीं देखा था। जब उसने रानी पेनी से पूछा तो उसने बताया कि वे पीछे हटते समय अचानक इस जगह पर पहुंच गए थे। बचे हुए एल्फ सदस्य सांपों की सुरंगों से होकर भागे थे क्योंकि यही उनके बचने की एकमात्र उम्मीद थी। ज्यादातर मर गए थे और 1000 धावकों में से 30 बच गए थे। बस इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सांपों की सुरंगें कितनी भयानक होती हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जानकारी संक्षेप में दी गई है। सब कुछ पढ़ने के बाद ज़ोऊ-फ़ान छिपे हुए क्षेत्र के बाहर वापस चला गया। हालांकि जब दरवाजे खुल रहे थे तो उन्हें एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। ज़ियाओलोग, ज़ोऊ-फ़ैन ने कहा। जैसे ही ज़ोऊ-फ़ैन उस छिपे हुए क्षेत्र से बाहर निकला, ज़ियाओलोग ने उसे ऐसे लपेट लिया जैसे उसे गले लगा लिया हो। बेशक बाकी जानवर भी इससे अछूते नहीं थे। रानी पेनी उन जानवरों को देखकर लगभग बेहोश हो गई। याद रखें, वे सभी हाथी के आकार के थे। ये वाकई अविश्वसनीय है कि वह बेहोश नहीं हुई। कम से कम वह एक प्रशिक्षित रानी तो थी। थोड़ी देर बाद रानी पेनी शांत हो गई और जो कुछ देख रही थी उसे स्वीकार कर लिया। आखिरकार उसने हाल ही में कुछ अजीबोगरीब चीजें देखी थी और अब उसकी आदत पड़ रही थी। दुर्भाग्य से सभी कल्पित बौने जो देख रहे थे उसे स्वीकार नहीं कर पाए। जब ज़ोऊ-फ़ान और बाकी लोग महल की ओर वापस जा रहे थे तो उन्होंने कई लाशें देखी। वे मरे नहीं थे, बस डर के मारे बेहोश हो गए थे। यह अनुमान लगाया जा सकता था कि उन्होंने पहले भी जानवरों को देखा था। जब वे महल वापस पहुंचे तो बुजुर्गों की भी जानवरों के प्रति वैसी ही प्रतिक्रिया थी जैसी पेनी की थी। पहले तो वे लगभग बेहोश हो गए, लेकिन कल की घटना के बारे में सोचते ही उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। ज़ोऊ-फ़ैन अंदर गया और कल्पित बौनों से बातचीत करने लगा। थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि ज़ोऊ-फ़ैन का उन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं था। जल्द ही पहले के सारे तनाव दूर हो गए। ज़ोऊ-फ़ैन ने यह भी स्वीकार किया कि उसने पहले जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दी थी। जल्द ही कल्पित बौने उससे सवाल पूछने लगे। तुम यहाँ कैसे आए? पहले वाले सबसे बड़े योगिनी ने पूछा। हम सुरंगों से होकर गए। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन सांप मुझ पर या उन पर हमला नहीं करते। ज़ोऊ-फ़ान ने जानवरों की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या? कल्पित बौनों के समूह ने सामूहिक रूप से कहा। ऐसी स्थिति में क्या आप हमें यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं? एक कल्पित बौने ने उत्साहित होकर पूछा। मैं कर सकता था, लेकिन ये बहुत ज्यादा परेशानी भरा होता। और हाँ, तुम सबकी वहाँ कोई जगह नहीं है। हालांकि बहुत समय बीत चुका है, हमारी जातियों के बीच की दुश्मनी अब भी कायम है। वरना तुम मेरे यहाँ आते ही हमले की तैयारी क्यों करते? ज़ोऊ-फ़ान ने कहा। पहले तो उसने सोचा था कि रानी भविष्यवाणी की वजह से स्वाभाविक रूप से उससे सावधान रहती है, लेकिन पुस्तकालय में किताबें पढ़ने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि रानी सहज रूप से उसे नापसंद करती है। आखिरकार कल्पित बौने अन्य जातियों के साथ हजारों सालों तक मनुष्यों पर दास स्वामियों की तरह राज करते रहे थे। जब उन्हें गद्दी से उतार दिया गया तो स्वाभाविक रूप से कुछ नफरत जरूर हुई होगी। बेशक ज़ोऊ-फ़ान को उनसे कोई खास शिकायत नहीं थी। हजारों साल हो गए थे, और हालांकि उसका मानना था कि बहुत कम या कोई भी इंसान पिछले युद्ध के बारे में नहीं जानता, फिर भी कोई भी बात हमेशा राज नहीं रह सकती। ये सुनकर सभी कल्पित बौने चुप हो गए। उसे हैरानी हुई कि ज्यादातर लोगों के चेहरे उलझन भरे थे, मानो उन्हें उस रंजिश का जरा भी अंदाजा नहीं था जिसकी वह बात कर रहा था। ये देखकर ज़ोऊ-फ़ैन ने स्पष्टीकरण के लिए पेनी की ओर देखा। जब उसने बात करना शुरू किया तो उसके चेहरे पर परेशानी का भाव था। खैर, आजकल ज्यादातर कल्पित बौने हमारे विनाश का कारण नहीं जानते। दरअसल ज्यादातर लोग तो ये भी नहीं जानते कि इंसान क्या होता है। इस कमरे में बैठे सभी लोग सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि वे शिक्षित थे। हालांकि उन्हें सिर्फ ये सिखाया गया था कि युद्ध हुआ था, यह नहीं कि युद्ध किसने या क्यों किया। उसने समझाया। दरअसल युद्ध कल्पित बौनों के लिए शर्म की बात है। कुछ लोगों के लिए ये शर्मनाक है कि हम हार गए, तो कुछ के लिए ये कारण शर्मनाक है। बहरहाल ये कुछ लोगों को उनके माता पिता से ही विरासत में मिलता है। लेकिन इतने समय के बाद नफरत लगभग गायब हो गई है। उसने आगे कहा। यह सुनकर ज़ोऊ-फ़ैन को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, मैं समझता हूं, लेकिन दूसरे इंसान शायद न समझें। आखिरकार मैं मानव जाति का सिर्फ एक सदस्य हूं। ज़ोऊ-फ़ान ने कहा। हालांकि किसी समय मैं योगिनी जाति को आजाद करने पर विचार कर सकता हूं, लेकिन मेरे वर्तमान निवास में 129 लोगों की क्षमता नहीं है। एक के बारे में क्या ख्याल है? रानी पेनी बोली। ज़ोऊ-फ़ैन ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा और सोचा कि वह कहाँ जा रही है। हम में से कोई एक आपके साथ ऊपर जाकर रह सकता है। हम वर्तमान दुनिया के बारे में जान सकते हैं और मानव जाति को समझ सकते हैं। उसने समझाया। मुझे लगता है कि सैद्धांतिक रूप से आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप सभी में उन लोगों के साथ बातचीत करने का कौशल लगभग शून्य है जिन्हें आप नहीं जानते। उसकी बातें सुनकर कल्पित बौनों ने अपना सिर हिलाया। हमें किसी न किसी समय ये करना ही होगा। उस समय क्या एक मार्गदर्शक का होना बेहतर नहीं होगा? रानी पेनी ने कहा।
मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन आप में से कौन आएगा? झोऊ फैन ने पूछा। उसकी बात सुनकर कल्पित बौने आपस में बातें करने लगे। दूसरी ओर झोऊ फैन सोचने लगा, काफी समय हो गया है, सप्ताहांत खत्म होने वाला है और मुझे वापस लौटना होगा ताकि मैं काम कर सकूं, झोऊ फैन ने सोचा। हालांकि वह सुरंगों की ओर खोजबीन जारी रखना चाहता था, झोऊ फैन के पास नौकरी थी। दरअसल झोऊ फैन ने नौकरी छोड़ने के बारे में सोचा ही था। हालांकि उसे अभी भी पैसों की जरूरत थी। एक किसान होने के बावजूद मैं मानवीय आवश्यकताओं से बंधा हुआ हूं, उसने सोचा। ठीक है, रानी पेनी ने कहा, हमने 3 उम्मीदवार तय कर लिए हैं, मैं, मार्क या यिपेंग। यिपेंग उस बुजुर्ग एल्फ का नाम था जिसने पहले उस गुस्सेल एल्फ का मजाक उड़ाया था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने यिपेंग को चुन लिया। सबसे पहले मार्क को एक परिवार की देखभाल करनी थी। झोऊ फैन को यह बात तब पता चली जब वे एल्फ गांव की ओर जा रहे थे। पेनी की बात करें तो वह न केवल रानी थी और उसे अपने लोगों पर शासन करने की जरूरत थी, बल्कि वह एक जरूरतमंद भी लग रही थी। इसके अलावा यिपेंग शांत और स्थिर दिख रहा था। झोऊ फैन ने अनुमान लगाया कि वह उसे उसके हाल पर छोड़ सकता है और उसके बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे। ठीक है, तो फिर शुभकामनाएं यिपेंग, एल्फ रानी ने कहा। सभी ने उसे शुभकामनाएं दी। उसके बाद झोऊ फैन ने कहा कि उसे वापस पानी की सतह पर जाना है। खाने का निमंत्रण ठुकराने के बाद झोऊ फैन जानवरों के साथ चला गया और यिपेंग भी उसके पीछे पीछे चला गया। उसने उनका निमंत्रण इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वे शाकाहारी थे। ऐसा इसलिए नहीं था कि वे मांस खाने से इनकार करते थे, बल्कि इसलिए कि अगर वे हर रोज 129 लोगों को मांस खिलाने की कोशिश करेंगे तो जानवर जल्दी ही विलुप्त हो जाएंगे। जानवरों के लिए यह अलग बात थी क्योंकि उनकी संख्या केवल 5 थी और वे संयमित रूप से खाते थे। वे सब जल्दी से उस सुरंग में वापस पहुंच गए जहां से वह पहली बार आया था। हालांकि यिपेंग थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन जब सांपों ने रास्ता बनाया तो वह जाने को तैयार हो गया। कुछ ही देर में वे जानवरों की गुफा में वापस पहुंच गए। झोऊ फैन ने उससे विदा किया और वह और यिपेंग पानी की सतह पर उड़ गए। बेशक झोऊ फैन यिपेंग को घसीट रहा था, जो डर के मारे लगभग बेहोश हो रहा था। जब वे वापस आए तो झोऊ फैन ने एक टोपी उठाई और यिपेंग को दे दी। आखिरकार उसे अपने कान छिपाने के लिए इसकी जरूरत तो पड़ेगी ही। झोऊ फैन और यिपेंग ज्यादा कुछ नहीं कर पाए क्योंकि रात हो चुकी थी। झोऊ फैन अंदर साधना करने चला गया जबकि यिपेंग तारों को निहारने में लगा रहा। उसने कहानियां सुनी थी और चित्र देखे थे, लेकिन 3500 सालों में वह अकेला ऐसा योगिनी था जिसने सचमुच तारों को देखा था। रात जल्दी बीत गई और झोऊ फैन कोर फॉर्मेशन के तीसरे स्तर तक पहुंचने में कामयाब हो गया। हालांकि यह अंतर छोटा था, लेकिन उसकी शक्ति के स्तर में बहुत बड़ा बदलाव आया। जब झोऊ फैन बाहर गया तो उसने देखा कि यिपेंग जमीन पर बेहोश पड़ा था। झोऊ फैन ने उसे सोने दिया क्योंकि उसने शायद पूरी रात तारों को देखते हुए बिताई थी। उसने बिना समय गंवाए काम के लिए लाइब्रेरी जाने के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचते हुए उसने देखा कि सड़कें अपेक्षाकृत खाली थीं। हालांकि उसे यह अजीब लगा, झोऊ फैन रुका नहीं और काम पर जाता रहा। झोऊ फैन जल्दी से दरवाजों तक पहुंचा, लेकिन जब उसने उन्हें खोलने की कोशिश की तो वे हिले ही नहीं। फिर उसने दरवाजे से झांका, लेकिन कोई जलता हुआ दिया नजर नहीं आया। तभी झोऊ फैन की नजर दरवाजे पर चिपके कागज के टुकड़े पर पड़ी। हाल की घटनाओं के कारण पुस्तकालय बंद है। जब झोऊ फैन ने ये पढ़ा तो वह पूरी तरह उलझन में पड़ गया। झोऊ फैन ने सोचा, क्या जब मैं गुफाओं में था तब कुछ हुआ था? झोऊ फैन ने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क पर एक अनजान व्यक्ति चल रहा था। वह एक बूढ़ी औरत थी जिसे चलने के लिए छड़ी की जरूरत थी। माफ कीजिए मैडम, यहाँ क्या हो रहा है? लाइब्रेरी बंद क्यों है? झोऊ फैन ने पूछा। तुम्हें पता नहीं क्या तुम किसी चट्टान के नीचे रह रहे हो? सत्य साम्राज्य और असीम साम्राज्य ने युद्ध की घोषणा कर दी है और सबसे नजदीकी राज्य विशान राज्य है। सत्य साम्राज्य की सेनाएं यहाँ आ रही हैं। वे 7 दिनों में यहाँ पहुँच जाएंगी। स्वाभाविक रूप से हमारा साम्राज्य असीम साम्राज्य की सेनाएं भी यहाँ आ रही हैं। वे 4 दिनों में यहाँ पहुँच जाएंगी। आधा शहर भाग गया है और 90% लोग शायद एक हफ्ता बीतने से पहले ही चले जाएंगे। लेकिन मैं नहीं, मैं तो जन्म से ही यहाँ हूँ। अगर मैं सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि कुछ पागल हिप्पियों ने हम पर हमला करने का फैसला किया है तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, उसने कहा। झोऊ फैन अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया। सत्य साम्राज्य को 100 साल पहले से ही हिप्पी जैसी जगह के रूप में जाना जाता है। हालांकि यहाँ हिप्पी कम है, लेकिन इस असीम साम्राज्य के लोग अक्सर इसे गाली देते हैं। हालांकि झोऊ फैन बहुत जल्दी गंभीर हो गया। ऐसा युद्ध लाखों लोगों की जान लेने के लिए काफी है। और हाँ, पिछले 200 सालों में शीर्ष 10 राज्यों के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ है। और दोनों राज्य शीर्ष 5 में हैं। ये खबर दुनिया को हिला देने के लिए काफी थी। क्या, मुझे पता है कि तनाव बहुत ज्यादा है, लेकिन इससे युद्ध नहीं होना चाहिए था। क्या कुछ हुआ? झोऊ फैन ने पूछा। क्या तुम सचमुच किसी चट्टान के नीचे रह रहे हो? उसने उलझन में कहा।
तकनीकी तौर पर हाँ, झो फान ने कहा। आखिरकार वह जमीन के नीचे 1 मील नीचे था। जरूर कोई चट्टान थी जिसके नीचे वह था। अजीब बात है। वैसे भी तीसरी राजकुमारी सत्य राज्य की यात्रा के दौरान मारी गई थी। उसने कहा। विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। झो फान ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। कोई आश्चर्य नहीं कि युद्ध हो रहा है। सब जानते थे कि सम्राट तीसरी राजकुमारी पर सबसे ज्यादा लाड़ प्यार करता था। इसमें कोई शक नहीं, यह एक जबरदस्त युद्ध है। बुढ़िया से कुछ और सवाल पूछने के बाद झो फैन वापस आंगन में गया। पहुंचकर उसने देखा कि यिपेन जाग रहा था, हालांकि वह बस वहीं बैठा था। झो फैन को एहसास हुआ कि उसके आंगन में करने को कुछ नहीं था, खाने को भी नहीं। आखिरकार उसने यहाँ कोई खाना जमा नहीं किया था और यिपेन की भी अकेले बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी। नमस्ते कहने के बाद झो फान ने उसे युद्ध के बारे में बताया। सारी बातें सुनकर यिपेन भी हैरान रह गया। वह भी उलझन में था। सत्य साम्राज्य राजकुमारी को क्यों मारेगा? उन्हें पता होना चाहिए कि इससे एक भीषण युद्ध छिड़ जाएगा। जीत हार चाहे जो भी हो, दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यिपेन ने पूछा। झो फान ने भी पहले यही सोचा था। उसे भी लगा कि इसका कोई मतलब नहीं है। शायद सत्य साम्राज्य ने उसे नहीं मारा। हो सकता है कोई युद्ध छेड़ने की कोशिश कर रहा हो। झो फान ने आवाज लगाई और फिर आगे बोला। किसी भी तरह युद्ध तो हो ही रहा है। शांति वार्ता का भी विकल्प नहीं थी। युद्ध को अपने दिमाग से निकालकर झो फैन यिपेन के साथ आंगन से बाहर निकल गया। जाते हुए उसने अपना मेलबॉक्स देखा और उसमें कुछ सिक्के और लू चेन का एक नोट देखा। उसमें लिखा था, ये 3 महीने का वेतन है। अफसोस है कि आप इस घटना से पहले ज्यादा देर तक काम पर नहीं पहुंच पाए। ज्यादातर बड़े अधिकारी, जिनमें मैं भी शामिल हूं, घर छोड़ रहे हैं। ये पैसा ले लो और अपनी जान बचा लो। झो फैन ने पत्र पढ़कर सिर हिलाया और खाना कपड़े खरीदने का फैसला किया। लू चेन द्वारा भेजे गए लगभग 50 चांदी के सिक्कों और उसकी खोज से मिले देवता के साथ झो फैन के पास खर्च करने के लिए बहुत सारा पैसा था। वे शहर के सबसे व्यस्त इलाके में गए जहां अब विक्रेताओं को छोड़कर 10 से ज्यादा लोग नहीं थे। झो फान एक दुकान पर गया और बचा हुआ खाना खरीदने के लिए 15 चांदी खर्च कर दी। युद्ध की वजह से सब कुछ बहुत सस्ता था और झो फान ने 6 महीने का खाना खरीद लिया। यद्यपि 15 चांदी कम लग सकती है, लेकिन अधिकांश लोगों ने केवल 6 महीने में ही इतनी कमाई कर ली। खाने पीने की खरीदारी के बाद वे कपड़ों की दुकान पर गए और अपने अपने लिए कुछ कपड़े खरीदे। झो फैन ने यिपेन के लिए कुछ टोपियां और टोबोगन भी खरीदे। बाद में झो फैन शहर से परिचित होते हुए वे इधर उधर घूमते रहे। वे एक पार्क में पहुंचे जहां यिपेन की उम्र के कुछ बूढ़े लोग शतरंज नाम का खेल खेल रहे थे। यिपेन उनके पास गया और देखते ही देखते दोस्त बन गया। उन्होंने उसे और झो फैन को शतरंज खेलना सिखाया। हालांकि यिपेन को इस खेल में रुचि थी, लेकिन झो फैन ऊब गया क्योंकि 3 गेम के बाद भी कोई उसे हरा नहीं पाया। चूंकि यिपेन मजे कर रहा था, झो फान उसे वहीं छोड़कर घर चला गया। उसने अगले कुछ दिन साधना में बिताने का फैसला किया। आंगन में पहुंचकर झो फान ने खरीदी हुई चीजें रखी और सीधे अपने कमरे में चला गया। उसने काफी समय से गंभीरता से साधना नहीं की थी और उसे फिर से करने की उत्सुकता थी। उसने साम्राज्य के सैनिकों के आने से पहले 4 दिन साधना करने का फैसला किया। हालांकि वह ज्यादा सुधार नहीं कर पाएगा, लेकिन वह शायद चौथे स्तर तक पहुंच सकता है। बिना समय गंवाए झो फान अपने बिस्तर पर बैठ गया और ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। खेती करते करते समय तेजी से बीत गया और उसे पता भी नहीं चला कि 4 दिन बीत गए। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। झो फान अपने बिस्तर से उठा और अपने शरीर को तानने लगा, जो 4 दिनों से नहीं हिला था। उसने देखा कि अब उस अवस्था में पहुंचना बहुत आसान होता जा रहा था जहां समय बहुत तेजी से चलता है। 4 दिनों के बाद वह कोर फॉर्मेशन के चौथे स्तर पर पहुंच गया था। दुर्भाग्य से झो फैन अगले स्तर तक केवल 25% ही पहुंच पाया। ऐसा लग रहा था कि साधना और भी कठिन होती जाएगी। कुछ और लोगों के बाद इसे पार करने में शायद 100 साल लग जाएंगे। इतना सोचकर झो फान को उम्मीद थी कि उसकी उम्र भी बढ़ जाएगी, वरना उसकी जिंदगी जाने अनजाने खत्म हो जाएगी। कुछ सोचते हुए झो फैन बाहर गया और यिपेन को देखा। पिछले 4 दिनों से झो फैन अवचेतन रूप से उसे दिन के बाकी समय के लिए निकलने से पहले खाना लेने के लिए अपने पास से गुजरते हुए देखता रहा था। झो फैन ने अनुमान लगाया कि वह पार्क में अपने दोस्तों से मिलने गया होगा। झो फैन ने यिपेन को बताया कि वह 4 दिन तक लगातार ध्यान करेगा, इसलिए वह उसके लिए चिंतित नहीं था। थोड़ी सी बातचीत के बाद झो फैन को पता चला कि सेना अभी नहीं आई है, लेकिन किसी भी पल यहां आ जाएगी।
ये सुनकर वह शहर के फाटकों की ओर बढ़ा और देखा कि जो लोग शहर छोड़कर नहीं गए थे वे शहर की दीवारों पर कतार में खड़े थे। झोऊ फैन सीढ़ियों से ऊपर गया और वहां पहुंचा ताकि देख सके कि क्या हो रहा है। जब वह वहां पहुंचा तो उसने अचानक छाए सन्नाटे को देखा। उसने शहर से बाहर देखा और अपने सामने का दृश्य देखकर दंग रह गया। दूर काले बिंदुओं का एक समूह शहर की ओर बढ़ रहा था। ऐसा दृश्य किसी के भी दिल में डर पैदा कर सकता था। उन्हें देखकर झोऊ फान को यकीन नहीं हो रहा था कि वह अपनी मौजूदा ताकत से उन्हें हरा पाएगा या नहीं। उसने अनुमान लगाया कि वह छठे क्षेत्र के कोर फॉर्मेशन में जीत हासिल कर लेगा। हालांकि इन विचारों ने उसके दिल में छिपे हल्के डर को कम नहीं किया। अभी भी वह अजेय नहीं था। हालांकि कोर फॉर्मेशन के बाद उस क्षेत्र में पहुंचने पर वह अजेय हो सकता है। ये सोचकर झोऊ फान बेहद उत्साहित था। वह दिन नजदीक है जब वह दुनिया में बेजोड़ होकर चल सकेगा। कुछ ही देर में जमीन हिलने लगी। ज्यादातर लोग शहर की दीवारों से दूर भाग गए क्योंकि उन्हें लगा कि वह गिर जाएगी। झोऊ फान जैसे कुछ लोगों ने वहीं रहना पसंद किया क्योंकि उन्हें पता था कि वह नहीं गिरेगी। जब सेना शहर पहुंची तो उसने कुछ लोगों को उसकी ओर भेजा, इससे पहले कि सेना दीवार के चारों ओर चक्कर लगा ले। सेना को करीब से देखकर झोऊ फान ने गिनती शुरू कर दी। अपनी वर्तमान बुद्धि से भी उसे संख्या गिनने में 2 मिनट लग गए। 1 करोड़। कई लोग घोड़ों पर सवार थे जबकि कई तलवार या धनुष लिए हुए आगे बढ़ रहे थे। सेना तभी रुकी जब वे उस जगह की रक्षा कर रहे थे जहां से सत्य साम्राज्य आने वाला था। तभी उन्होंने शिविर लगाना शुरू किया और 200 सैनिकों का एक दल शहर की ओर चल पड़ा। जो लोग पहले आए थे वे यहां समाचार देने आए थे। हालांकि झोऊ फान दूर से ही पहचान गया कि यह समूह अलग था। पीछे 150 पुरुष अपनी वर्दी पर पदक पहने हुए सवार थे। बीच में 49 मुकुटधारी पुरुष सवार थे। अंत में समूह का नेतृत्व करते हुए एक और भी सुंदर मुकुटधारी पुरुष सवार था। जब झोऊ फान ने उसे देखा तो उसने उसे तुरंत पहचान लिया। असीम सम्राट, असीम साम्राज्य का सम्राट। उसके पीछे साम्राज्य के 150 राजाओं में से 49 सवार थे और उनके पीछे साम्राज्य के सबसे महान सेनापति थे। उन्हें गेट तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। उनके सामने आने वाले सभी लोग सम्मान में घुटने टेक दिए। आखिरकार वे एक राजा के सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे, सम्राट और 49 राजाओं के सामने तो बिल्कुल नहीं। चूंकि वे शहर की दीवारों पर उनसे बहुत दूर थे इसलिए बहुत कम लोग घुटने टेकने की जहमत उठाते थे। झोऊ फान उन लोगों में से एक था जो खड़ा था। दरअसल अगर सम्राट उसके ठीक सामने भी होता तो भी झोऊ फान घुटने नहीं टेकता। यद्यपि वह वास्तव में कोई घमंडी व्यक्ति नहीं था, फिर भी एक साधक के लिए घुटने टेकना उसके लिए शर्मनाक बात थी। सम्राट बिना रुके शहर से गुजरते हुए सीधे मेयर के घर पहुंच गए। मेयर उन चंद लोगों में से एक थे जिन्हें अपनी निजी वजहों या भावनाओं की परवाह किए बिना वहीं रुकना पड़ा। उन्होंने जागीर के द्वार पर सम्राट का स्वागत किया और उन्हें 49 राजाओं के साथ अंदर ले गए। सेनापति बाहर ही रहे और अनावश्यक रूप से उस क्षेत्र की रखवाली करते रहे। झोऊ फान बस इतना ही देख पाया जब उसने एक बार फिर शहर की दीवारों के बाहर खड़ी 10 लाख की सेना को देखा। अब तक उन्होंने लगभग अपना डेरा जमा लिया था। चूंकि महान आगमन समाप्त हो चुका था, झोऊ फान अपने आंगन में वापस चला गया। वापस आकर उसने यिपेंग को बताया कि उसने क्या क्या खो दिया था। 10 लाख की सेना और सम्राट के आगमन का वर्णन सुनकर यिपेंग दंग रह गया। उसे इस बात का भी अफसोस हो रहा था कि वह वहां नहीं गया और अपने दोस्तों से मिलने पाक चला गया। उनकी बातचीत के बाद झोऊ फैन अंदर गया और साधना शुरू कर दी। हालांकि वह बचे हुए 3 दिनों में 5वें स्तर तक नहीं पहुंच पाया, फिर भी झोऊ फैन ने कुछ प्रगति करने का फैसला किया। 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए और झोऊ फैन ने युद्ध से पहले का आखिरी दिन शहर का भ्रमण करते हुए बिताने का निर्णय लिया। वह उन दुकानों में गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था और उन जगहों पर गया जहां उसने कभी नहीं देखा था। आखिरकार झोऊ फान को तो अंदाजा भी नहीं था कि युद्ध के बाद भी शहर यहां रहेगा या नहीं। रात होने में ज्यादा देर नहीं लगी और झोऊ फान ने फिर से खेती शुरू कर दी। अंततः सुबह 10 बजे झोऊ फैन को जमीन हिलती हुई महसूस हुई। जमीन हिलती हुई महसूस करते हुए झोऊ फान खड़ा हुआ और खुद को तैयार किया। उसने यिपेंग को पकड़ा और शहर की दीवार की ओर दौड़ा। बेशक उनकी जॉगन किसी भी अन्य की दौड़ से कई गुना तेज थी। रास्ते में उसे एक भी निवासी नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि वे किसी सुरक्षित जगह पर चले गए हैं। जब वह शहर की दीवारों तक पहुंचा तो वे गुलेल और बैलिस्टा से सजी हुई थी। झोऊ फान बिना रुके वहां गया और अपनी नजरें सामने के दृश्य पर गड़ा दी। दूर से एक सेना आती दिखाई दी। एक बार फिर वे सिर्फ काले बिंदुओं जैसे लग रहे थे। थोड़ी देर देखने के बाद झोऊ फान ने 1 करोड़ दुश्मन सैनिकों की गिनती की। उनके ठीक सामने 1 करोड़ और सैनिक खड़े थे। उसी समय सेना में ढोल बजने लगे और झोऊ फान ने पहली बार साम्राज्य का युद्ध गीत सुना। कुछ ही देर बाद दुश्मनों ने अपना युद्ध गीत बजाया। दोनों पक्ष आगे बढ़ने लगे और कुछ ही देर में उनमें भिड़ंत हो गई। लगभग तुरंत ही दोनों सेनाएं एक हो गईं और मौत तक लड़ती रहीं।
1 मिनट भी नहीं बीता था कि झोऊफान ने अनुमान लगाया कि 1,0,0,0,0 लोग मारे गए थे। जमीन लाल होने लगी और ऐसा लगा जैसे खून की नदी बह रही हो। युद्ध में घायल होकर कई सैनिक चीखने लगे। कई तो पहले ही मर चुके थे। युद्ध की भयावहता देखकर झोऊफान डर गया। उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि वह इतना भयानक दृश्य देखेगा। गुलेल लोगों को मांस के टुकड़े में बदल देती और बैलिस्टा उन्हें भेद देती। झोऊफान को अपनी शक्ति के प्रदर्शन से डर नहीं लगा, बल्कि उसे मानवता की क्रूरता और दुष्टता से डर लगा। शहीद हुए हर एक सैनिक की एक जीवन कहानी थी। 20, 30 और यहां तक कि 40 साल की जिंदगी बस एक पल में मौत के लिए। हालांकि झोऊफान ये देखकर हैरान रह गया कि ज्यादातर सैनिकों में जरा भी डर नहीं था। अपनी आखिरी सांसों में भी वे दुश्मन को जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। एक तरफ एक आदमी जिसका एक हाथ कटा हुआ था और जमीन पर खून बह रहा था, उसने एक दुश्मन का टखना पकड़ लिया जिससे एक और सैनिक उसे मार सका। दूसरी तरफ एक घायल और खून से लथपथ आदमी उस दुश्मन का मांस नोच रहा था जिसने उसे तलवार से गोदा था। 10 मिनट बीतने के बाद झोऊफेन ने इन मौतों के प्रति प्रतिरोध विकसित करना शुरू कर दिया था। लाखों लोग मर चुके थे। झोऊफेन स्तब्ध खड़ा देखता रहा। पहले तो उसने कोई कदम उठाने की सोची थी, शायद एक आग का गोला जो दुश्मनों को जलाकर राख कर देगा, या एक विशाल लहर जो उन्हें डुबो देगी। लेकिन अब वह बस वहीं खड़ा देखता रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, मानो उसने जीवन का अर्थ समझ लिया हो। अंतहीन नरसंहार देखकर उसे एहसास हो गया था कि दोनों पक्ष बराबरी से लड़ रहे हैं। उनके कवच पर उनके प्रतीक चिन्हों के बिना कोई पहचान नहीं सकता था कि कौन कौन है। झोऊफान को एहसास हुआ कि वह कोई कदम नहीं उठाना चाहता। उसे असीम साम्राज्य के प्रति कोई निष्ठा नहीं थी। सत्य साम्राज्य के प्रति उसके मन में कोई नफरत नहीं थी। दरअसल वे सिर्फ इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया गया था। वे मानते थे कि अपने सम्राट के लिए मरना एक सम्मानजनक मौत है। इतना कि वे अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। एक तरह से यह एक सम्मानजनक मौत थी। अगर वे नहीं लड़ते तो सत्य साम्राज्य उनके प्रियजनों को मार डालता। हालांकि युद्ध का कारण इतना नेक नहीं था, बस इसलिए कि दोनों पक्षों के राजा महाराजा एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। युद्ध देखते हुए झोऊफान की उदासीनता बढ़ती ही गई। 30 मिनट बाद झोऊफान को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं रही। वह समझ नहीं पाया कि क्यों। उसने इन लोगों को अपने प्रियजनों के साथ अपना जीवन और भविष्य त्यागते देखा। वह समझता था कि बहुत से लोग बिना पिता या पुत्र के रह जाएंगे, लेकिन उसे कोई दुख नहीं हुआ। वह इससे जुड़ नहीं पाया। उसने कभी इतना गहरा प्रेम महसूस नहीं किया था कि वह उसके लिए मर जाए, न ही उसने कभी इतनी सम्मानजनक निष्ठा महसूस की थी कि वह खुद को बलिदान कर दे। क्या यही साधक का मार्ग है? नश्वर चिंताओं या मामलों से ऊपर उठना, सभी प्राणियों से ऊपर उठना। तभी झोऊफान ने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया। युद्ध के कारण किसी ने भी उसकी हरकत पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा जैसे उसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो। उसके दिमाग में एक नया विचार आया। उसके आदेश पर बादल घिरने लगे। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि युद्ध क्षेत्र के ऊपर एक विशाल तूफानी बादल छा गया। झोऊफान ने अपनी उंगलियों से एक हरी रोशनी बादल में छोड़ी। ये हरी रोशनी उस हरी रोशनी से काफी मिलती जुलती थी जो उसने शियाओलों को ठीक करने के लिए बनाई थी। हालांकि इसमें एक फर्क था। जब उसने पहले हरी रोशनी बनाई थी तो वह कोशिश और गलती पर आधारित थी। वह तब तक अलग अलग संयोजन आजमाता रहा जब तक कि कोई चीज काफी अच्छी नहीं हो गई। इस बार उसे लगा जैसे वह सचमुच समझ गया था कि वह क्या कर रहा है। हरी बत्ती को हीलिंग क्यों कहने के बजाय उसे लाइफ क्यों कहना ज्यादा सही होगा। जब हरी रोशनी बादलों में गायब हो गई तो बारिश शुरू हो गई। पहले तो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके जख्म धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। जमीन पर पड़े शरीर भी ठीक होते दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे फिर से जिंदा हो जाएंगे। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। हालांकि झोऊफान का ये बोध अविश्वसनीय था, लेकिन यह मृतकों को वापस लाने जैसा अविश्वसनीय नहीं था। हालांकि वह उनके शरीरों को ठीक कर सकता था, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा के लिए चली गई थी। जब दोनों पक्षों को एहसास हुआ कि बारिश उन्हें ठीक कर रही है तो युद्ध रुक गया। चिल्लाते हुए लोगों ने चिल्लाना बंद कर दिया, सेनापतियों ने कमान संभालना बंद कर दिया और सैनिकों ने लड़ना बंद कर दिया। जल्द ही जमीन पर खनक सुनाई देने लगी। कई सैनिकों ने आसमान की ओर देखते हुए अपने हथियार गिरा दिए थे। कई तो अनजाने में रोने भी लगे थे। 1 मिनट बाद लोग घुटनों के बल गिरने लगे। वे अपने आसपास के युद्ध क्षेत्र को देखकर रोने लगे। यहां तक कि सबसे ज्यादा युद्ध कठोर और भावनाहीन लोगों को भी नहीं बख्शा गया। किसी समय एक आदमी ने एक शब्द बोला, ईश्वर। एक ऐसा शब्द जिसका इस्तेमाल पहले किसी ने नहीं किया था, फिर भी उसे इस्तेमाल करना बिल्कुल सही लगा। मानो कोई संक्रामक बीमारी हो, ईश्वर शब्द कई लोगों के मुंह से निकलने लगा। इस तरह युद्ध समाप्त हो गया। दूर से देखते हुए झोऊफान उदासीनता से मुड़ा और वापस आंगन में चला गया।
जैसे ही झो फैन अपने आंगन में वापस पहुंचा, जीवन की बारिश समाप्त हो गई और बादल छट गए। फिर भी ज्यादातर सैनिक उठे नहीं। कई तो बस खाली आंखों से आसमान को देखते रहे। जीवनदायी वर्षा ने न सिर्फ उनके शरीर को स्वस्थ किया था, बल्कि उनके मन को भी प्रभावित किया था। अब उनमें मारने या लड़ने की इच्छा नहीं रह गई थी। मानो कोई शांति संधि हो गई हो, किसी भी पक्ष ने हमला नहीं किया। सम्राट ने भी आगे कोई हमला करने का आदेश नहीं दिया। दोनों पक्ष चुपचाप पीछे हट गए जब तक कि वे एक दूसरे को देख नहीं पाए। असीम साम्राज्य के सैनिक उसी क्षेत्र में वापस पहुंच गए जहां उन्होंने पहले डेरा डाला था और बस गए। कई सैनिक आगे चलकर ईश्वर, या जिसे उन्होंने ईश्वर नाम दिया था, उसकी प्रार्थना करने लगे। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। सम्राट के तंबू में सम्राट अपने पलंग के किनारे बैठा था। उसके हाथ प्रार्थना की मुद्रा में थे और वह चुपचाप बैठा था। वह भी जीवन वर्षा से प्रभावित हुआ था। हालांकि अपनी प्रिय पुत्री की मृत्यु पर उसे बहुत दुख हुआ था, फिर भी वह अपनी प्रजा को अनावश्यक मृत्यु के मुंह में नहीं भेजना चाहता था। वर्षा के बीच सभी की भावनाएं तीव्र हो गईं। हालांकि सम्राट ने पहले अपने सैनिकों को मरते हुए उदासीनता से देखा था, फिर भी जीवन वर्षा के बीच उसके हृदय में दुख की लहर दौड़ गई। वह सहानुभूति जो उसने बहुत पहले खो दी थी, एक बार फिर उसके मन में बस गई थी। सत्य सम्राट भी अपने तंबू में बैठकर प्रार्थना कर रहा था और असीम सम्राट जैसा ही महसूस कर रहा था। हालांकि उसने अपनी प्रजा को बेवजह मौत के मुंह में नहीं भेजा था, फिर भी उसे अपनी प्रजा के जाने का दुख था। प्रार्थना से ऊपर देखते हुए सत्य सम्राट ने अपने सबसे तेज सवारों में से एक को असीम साम्राज्य के शिविर की ओर जाने का आदेश दिया। जैसी कि उम्मीद थी, तीसरी राजकुमारी की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं था। उसने दूत भेजकर असीम सम्राट तक ये संदेश पहुंचाया, अगर वे दोनों मिलकर काम कर सकें तो इस युद्ध के दोषियों को ढूंढकर उनका समूल नाश कर सकते हैं। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। युद्ध समाप्त होने के कुछ दिन बाद वहां जो हुआ उसकी खबर फैलने लगी। पहले तो कई लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन हर खबर एक जैसी थी। ये निर्विवाद प्रमाण था। कई लोग इस ईश्वर को मानने के बारे में सोचने लगे। हालांकि ये याद रखना जरूरी था कि पहले न तो कोई ईश्वर था, न ही प्रार्थना, न ही पूजा। ये सभी के लिए एक बिल्कुल नई अवधारणा थी और लोगों को इसके साथ तालमेल बिठाने में समय लगा। सबूत होने के बावजूद कई लोगों ने ऐसी परीक्षा पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्हें यह मानना पड़ा कि अगर कोई ऐसी कहानी गढ़ सकता है तो यह अविश्वसनीय होगा, फिर भी उन्होंने खुद इसकी पुष्टि करने की कोशिश करने से खुद को नहीं रोका। कई जिज्ञासु लोग युद्धभूमि में गए और कुलीनों तथा अन्य उच्च पदों पर आसीन लोगों ने उन्हें सूचना देने के लिए अपने जासूस भेजे। कुछ ही देर में पहले लोग वहां पहुंच गए। वे ये देखकर हैरान रह गए कि वहां न तो कोई लाश थी और न ही खून। दरअसल वहां कोई युद्ध का मैदान ही नहीं था। युद्ध के मैदान की जगह जहां युद्ध हो रहा था एक जंगल था। वह हरा भरा था और शोरगुल से भरा था, जीवों की आवाजें। ये नज़ारा देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति ने एक नक्शा निकाला और यह सुनिश्चित किया कि वे सही जगह पर हैं। जल्द ही सभी को एक ही बात का एहसास हो गया, वे सही जगह पर थे। रईसों और अन्य उच्च पदस्थ लोगों के स्काउट्स अपनी अविश्वसनीय खोजों की सूचना देने के लिए तुरंत वापस लौट आए और जल्द ही किसी को भी कोई संदेह नहीं रहा। बहुत से लोग शीघ्र ही सेवानिवृत्त सैनिकों के साथ जुड़ने लगे और ईश्वर के उपासकों का एक समूह बनाने लगे। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। इस बीच पुष्टिकरण सुनकर अंधकार सम्राट के माथे पर बल पड़ गए। स्वाभाविक रूप से अंधकार सम्राट अंधकार साम्राज्य का सम्राट था, जिसका स्थान 8वां था। सलाहकारों और राजाओं से भरे शांत सिंहासन कक्ष में बैठे अंधकार सम्राट ने अपने सिंहासन से भाषण दिया। योजना विफल हो गई है। हम न केवल सत्य साम्राज्य और असीम साम्राज्य दोनों को नष्ट करने में असफल रहे, बल्कि एक तथाकथित ईश्वर भी प्रकट हो गया है। अंधकार सम्राट ने गंभीरता से कहा, इसका एक भी शब्द इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। अगर साम्राज्यों को पता चल गया कि हमने ये युद्ध करवाया है तो निस्संदेह हमारा विनाश हो जाएगा और तुम में से एक भी नहीं बचेगा। कमरे में मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर समझदारी का भाव था और उन्होंने मन ही मन अपना मुंह बंद रखने की कसम खाई।
योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। लाल गद्दियों वाले एक शुद्ध सुनहरे सिंहासन पर भूरे बालों वाला छोटी दाढ़ी वाला एक आदमी बैठा था। उस आदमी ने क्रिस्टल और रत्नों से जड़ा एक सुंदर सोने का मुकुट पहना हुआ था और हर रत्न इतना कीमती था कि एक छोटे से साम्राज्य को दिवालिया बना सकता था। उसे देखकर कोई भी उसे एक ही शब्द में वर्णित कर सकता था, राजसी। हालांकि उस प्रभावशाली और दबंग आदमी का जबड़ा जमीन पर आ गया था। युद्ध की खबरें और बार बार होने वाली पुष्टि सुनकर वह भी खुद को शांत नहीं रख सका। मोटेनियल साम्राज्य के सम्राट को देखकर रिपोर्टर के चेहरे पर समझदारी भरी नजर आई। दरअसल उसे इस बात पर प्रशंसा का एहसास हुआ कि सम्राट का तो जैसे जबड़ा ही खुला रह गया। खबर सुनते ही वह सदमे से लगभग बेहोश हो गया था। अब भी उसे खबर पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिरकार मोटेनियल साम्राज्य के सम्राट ने बात की। 10,000 आदमियों को उस जंगल में भेजो जहां कभी युद्ध का मैदान था। वहां की हर चीज की जांच करो और हमारे पास जो भी महानतम वैज्ञानिक हैं उन्हें भी लाओ, उसने आदेश दिया। रिपोर्टर ने झट से सिर हिलाया और चला गया। सिंहासन पर अकेले बैठे मोटेनियल सम्राट का मन उथल पुथल से भरा था। दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के राजा होने के नाते राजकुमार रहते हुए भी उन्होंने अपना संयम नहीं खोया था। हालांकि जो खबरें उसने सुनी थी वे हकीकत से ज्यादा कहानी जैसी लग रही थी। नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा कहानीकार भी ऐसी चीज के बारे में नहीं लिख सकता। जादू, भगवान, प्रार्थना, ऐसी कोई चीज पहले थी ही नहीं। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। सत्य साम्राज्य और असीम साम्राज्य के बीच युद्ध को 1 महीना हो गया है। गुफा में झोउ फैन खेतों में लेटा हुआ था। युद्ध के बाद से झोउ फैन यहाँ साधना कर रहा था। पिछले महीने में उसने न केवल जानवरों की गुफा का नाम रखा है, जिसे अब ड्रैगन गुफा कहा जाता है, बल्कि वह कोर संरचना के 7वें स्तर में भी प्रवेश कर गया है। अब उसे साम्राज्य की पूरी सेना से मुकाबला करने का पूरा भरोसा था। युद्ध समाप्त होने के बाद झोउ फैन ने सतह पर वापस जाने की कोई योजना नहीं बनाई थी। उसे अभी ऊपरी दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दरअसल उसने अपनी मौत का नाटक किया था। बेशक उसे यिपेन को साथ लाना याद था। अभी वह केबिन में खाना खा रहा था। नीचे जाते हुए झोउ फैन को कुछ खाना साथ ले जाना याद आया ताकि उन्हें वापस ऊपर न जाना पड़े। झोउ फैन खड़े होकर घर में चला गया और यिपेन को देखा। अरे, मैं और जानवर कल सुरंगों की खोज करने जा रहे हैं, क्या तुम आना चाहोगे? झोउ फैन ने पूछा। मैं चाहूंगा, यिपेन ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर झोउ फैन ने सिर हिलाया और अपने कमरे में जाकर सोने चला गया। हालांकि अब वह बिना सोए ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकता था। झोउ फैन लगभग 1 महीने से सोया नहीं था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। अगली सुबह झोउ फैन, यिपेन और जानवर दूसरी सुरंग की ओर चल पड़े। पिछली बार उन्होंने निकास सुरंग के ठीक सामने वाली सुरंग से जाने का फैसला किया था, जबकि इस बार उन्होंने निकास सुरंग के बाईं ओर वाली सुरंग से जाने का फैसला किया। जब वे प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो झोउ फैन ने रास्ता साफ करने के लिए सबसे पहले जियाओलू को अंदर भेजा। वह, यिपेन और बाकी जानवर उसके पीछे पीछे चल पड़े। लगभग 1 घंटा चलने के बाद दूर से एक रोशनी चमकी। समूह ने अपनी गति बढ़ाई और 2 मिनट में रोशनी तक पहुंच गया। जब वे आखिरकार सुरंग से बाहर निकले तो झोउ फैन ने एक जाना पहचाना मगर अपरिचित दृश्य देखा। आकाश के बीचों बीच एक विशाल क्रिस्टल फिर से लटका हुआ था। हालांकि पिछले क्रिस्टलों के विपरीत इस क्रिस्टल से गुफा में दिन जैसा माहौल नहीं दिख रहा था। इसके बजाय क्रिस्टल से एक काली रोशनी निकल रही थी जो रात जैसी लग रही थी। छत में छोटे छोटे सफेद क्रिस्टल भी लगे हुए थे जो तारों जैसे लग रहे थे। इधर उधर देखते हुए झोउ फैन ने देखा कि उनके बगल में एक लैंप पोस्ट खड़ा था। जाहिर था इससे पहले भी भ्रामक रोशनी आ रही थी। दरअसल वहां लैंप पोस्टों का एक रास्ता था जो मानो एक पगडंडी बना रहा था। अगर ये न होते तो यिपेन और जानवर कुछ भी नहीं देख पाते। हालांकि जानवरों को साधक माना जा सकता है, लेकिन वे ची संग्रहण के पहले चरण में ही थे। उनकी दृष्टि में मामूली सुधार हुआ था। जहां तक यिपेन का प्रश्न है, वह लैंप की रोशनी के आगे कुछ भी नहीं देख पा रहा था। अंधेरे में देखते हुए झोउ फैन बोला, क्या आपको लगता है कि कल्पित बोनो जैसी कोई और जाति यहाँ रहती है? उसने यिपेन की ओर देखते हुए कहा। लैंप पोस्टों की मौजूदगी के कारण ऐसा लगता है। हालांकि मैं केवल एक ही जाति के बारे में सोच सकता हूं जो ऐसे अंधेरे में रह सकती है। डार्क एल्व्स, झोउ फैन ने बीच में ही टोक दिया।
वास्तव में, येपिंग ने चेहरे पर हल्का सा भाव लाते हुए कहा। कल्पित बौनों के पुस्तकालय को याद करते हुए झोउफान जानता था कि कल्पित बौने और काले कल्पित बौने प्राणघातक शत्रु थे। अगर यह कहा जा सकता है कि कल्पित बौनों की आबादी से मनुष्यों के प्रति घृणा गायब हो गई है, तो काले कल्पित बौनों के प्रति घृणा इसके ठीक विपरीत थी। ऐसा लग रहा था मानो उनका एकमात्र उद्देश्य एक दूसरे से नफरत करना था। कल्पित बौनों के इतिहास में डाक कल्पित बौनों के साथ कम से कम 20 युद्ध हुए थे। हालांकि वे हमेशा ताकत में एक जैसे रहे थे और एक दूसरे को खत्म करने में असमर्थ रहे थे। झोउफान ने गुफा के बीचों बीच रखे बड़े काले क्रिस्टल को ज्यादा देर तक निहारा नहीं, फिर वह और बाकी लोग मशाल के रास्ते पर चल पड़े। हालांकि डार्क एल्व्स की रात में देखने की क्षमता लगभग पूरी तरह से ठीक थी, फिर भी वे रोशनी में और भी बारीकियां देख सकते थे। समूह लगभग 30 मिनट तक मशालों का पीछा करता रहा, फिर एक गेट पर पहुंचा। गेट लकड़ी का बना था और पूरी तरह खुला हुआ था। मुझे लगता है कि वे घुसपैठियों की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, झोउफान ने सोचा। झोउफान के लिए पूरा इलाका दिन की तरह साफ था, लेकिन येपिंग और जानवरों के लिए मशालें लगभग उतनी ही दूर थी जितनी वे देख सकते थे। चूंकि उसे पता नहीं था कि कोई जाल है या नहीं, इसलिए झोउफान ने येपिंग को जुआनबू की पीठ पर सवार कर दिया। आखिरकार ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे डार्क एल्व्स जानवरों को देख पाते और फिर भी हमला करने की हिम्मत रखते। 10 मिनट और चलने के बाद झोउफान ने आगे कुछ हलचल देखी। जानवरों को रुकने का आदेश देते हुए झोउफान और येपिंग 3 मिनट तक चले और फिर उन्हें स्रोत मिल गया। जमीन पर कुछ ही दूरी पर लगभग 50 घर थे। इन घरों के बाहर कल्पित बौने जैसे कुछ जीव घूम रहे थे। उनमें और झोउफान द्वारा देखे गए कल्पित बौनों में बस उनकी त्वचा का रंग ही फर्क था। कल्पित बौनों के विपरीत इन कल्पित बौनों की त्वचा का रंग गहरा था। जाहिर है वे काले कल्पित बौने थे। झोउफान की तरह उन्हें भी अंधेरे में ऐसे दिखाई दिया जैसे दिन हो। झोउफान ज्यादा देर तक देखता नहीं रहा, फिर वह गांव में चला गया। उसके पीछे पीछे येपिंग भी चला गया। कुछ ही देर में डार्क एल्व्स ने झोउफान और येपिंग को देख लिया। जब उन्होंने झोउफान को देखा तो उन्हें हैरानी हुई, लेकिन जब उनकी नजर येपिंग पर पड़ी तो उनकी आंखों से जबरदस्त नफरत फूट पड़ी। येपिंग की बात करें तो हालांकि वह ठीक से देख नहीं पा रहा था, फिर भी वह डार्क एल्व्स की रूपरेखा देखकर अंदाजा लगा सकता था कि वे कौन हैं। उसकी आंखों से भी उतनी ही गहरी नफरत फूट पड़ी। अगर उसके पास झोउफान की शक्ति होती तो वह पूरी गुफा को तबाह कर चुका होता। तभी झोउफान बोला, नमस्ते, हम शांति से आए हैं, झोउफान ने कहना चाहा। हालांकि इससे पहले कि डार्क एल्व्स ने अपने हथियार निकालने शुरू कर दिए, उसके पास बात करने का भी समय नहीं था। सबसे आम हथियार धनुष था, जबकि कुछ लोग तलवार या भाला भी रखते थे। ठीक है, यह अनावश्यक लगता है, झोउफान ने कहने का प्रयास किया। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, 30 तीर उसके चेहरे पर आ गिरे। थोड़ी सी क्यूई का इस्तेमाल करके झोउफान ने एक ढाल बनाई जिसने सभी तीरों को रोक दिया। यह मानकर कि जादुई प्रदर्शन से कल्पित बौने रुक जाएंगे, झोउफान ने फिर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उस पर और येपिंग पर तीरों के एक और झुंड ने उसे बीच में ही रोक दिया। आश्चर्य से उनकी ओर देखते हुए झोउफान उनकी आंखों में इतनी हिंसक घृणा देख सकता था कि वे उस जादुई घटना को अनदेखा करने में सक्षम थे जो अभी अभी घटित हुई थी। चूंकि डार्क एल्व्स नहीं चाहते थे कि वह कुछ बोले, झोउफान ने और बातें नहीं की। तीरों के एक और झुंड को रोकने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया और पवन क्यूई का इस्तेमाल करके डार्क एल्व्स के समूह के चारों ओर एक बुलबुला बना दिया। वे लगभग 1 मिनट तक तीर चलाते रहे। उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके तीर सामने की हरी दीवार के कारण अवरुद्ध हो गए हैं। थोड़ी देर की उलझन के बाद एक डार्क एल्फ जमीन पर गिर पड़ा। बाकी एल्फों ने मुड़कर देखा तो उनका दोस्त बेहोश हो गया था। धम्मा पीछे मुड़कर देखा तो 3 और डार्क एल्फ बेहोश पड़े थे। 20 सेकंड के अंदर हर डार्क एल्फ जमीन पर गिर गया। तभी झोउफान ने हवा के बुलबुले से हवा निकालना बंद कर दिया और उसे तितर बितर कर दिया। अब तक डार्क एल्फ बस्ती शांत हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि लगभग सभी डार्क एल्फ झोउफान या यूं कहें कि येपिंग पर हमला करने के लिए इकट्ठा हो गए थे। बेहोश पड़े डार्क एल्व्स को देखकर झोउफान ने लकड़ी की क्यूई से उन्हें जमीन से बांध दिया और फिर गांव में घूमने लगा। सब कुछ एल्व्स की गुफा जैसा ही लग रहा था, हालांकि वहां पेड़ गायब थे। सबसे स्पष्ट अंतर था विश्व वृक्ष का अभाव। दरअसल उनके गांव का कोई भी केंद्र बिंदु नहीं था, यहां तक कि कोई पानी का फव्वारा या मूर्ति भी नहीं। एल्फ गांव से एक समानता यह है कि गांव के उत्तर की ओर एक बड़ा महल था। एल्फ महल की तरह ये भी लकड़ी से बना था, हालांकि ये लकड़ी काफी गहरे रंग की थी। चूंकि उसने पहले ही पहरेदारों को खदेड़ दिया था, झोउफान सीधे महल के द्वार से होते हुए सिंहासन कक्ष की ओर जाने वाले सुंदर द्वार में पहुंच गया। ये ध्यान देने योग्य बात थी कि पूरा महल मशालों से जगमगा रहा था। जब झोउफान सिंहासन कक्ष में जाने वाले अंतिम द्वार से अंदर गया तो उसने देखा कि दोनों ओर धातु के कवच लगे हुए थे। फिर उसने सिंहासन पर किसी की उपस्थिति देखी। तुम कौन हो? डार्क एल्फ राजा ने बड़ी उलझन के साथ कहा।
हालांकि एक पल के बाद उसे जो फैन की पहचान का एहसास हो गया। मानव, उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा। कल्पित बौनों की तरह डाक कल्पित बौने भी इंसानों से नफरत करते थे, और समय के साथ धीरे धीरे उनकी यह नफरत कम होती गई। हालांकि डाक कल्पित बौने का राजा स्वाभाविक रूप से जानकार था और इंसानों से कुछ नफरत रखता था। चलो, समय बर्बाद मत करो, जो फान ने पीठ पीछे हाथ रखे सिंहासन की ओर देखते हुए कहा। मुझे लाइब्रेरी ले चलो। डाक एल्फ राजा ने जो फैन को थोड़ी सी उपेक्षा और थोड़ी सी सावधानी के साथ देखा। मुझे डर है कि मुझे मना करना पड़ेगा। पहरेदारों, राजा चिल्लाया। हालांकि 1 मिनट बीत जाने के बाद भी कोई गार्ड नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे जो फैन ने पहले ही सबको मार गिराया था। लगता है वे अभी व्यस्त हैं, जो फैन ने ताना मारा। जाहिर है राजा को किसी योगिनी के आने की खबर नहीं थी। जो फान के कहने के बाद से उसने यिपेन को भी नहीं देखा था। क्या आप मुझे वहां ले जाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं आपको पीटूं और फिर आपको वहां ले जाऊं? जो फैन ने पूछा। उसकी बातें सुनकर राजा हंस पड़ा। मुझे नहीं लगता कि तुम में इतनी क्षमता है कि मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकूं। राजा ने अपने सिंहासन के किनारे से एक तलवार निकाली और जो फैन की ओर नीचे की ओर झपट्टा मारा। जो फैन ने बचने के लिए एक तरफ कदम बढ़ाया, उसके हाथ अभी भी उसकी पीठ के पीछे थे। राजा का पैर तलवार से टकराया, लेकिन वह तुरंत मुड़ा और जो फैन पर एक तरफ से वार किया। जो फैन ऐसे पीछे कूदा जैसे गुरुत्वाकर्षण का कोई नामोनिशान न हो और तलवार से बच निकला। जब वह एक कवच के पास पहुंचा तो उसने उससे तलवार छीन ली और राजा पर हमला कर दिया। चूंकि उसने एक सामान्य योद्धा की ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला किया था, इसलिए राजा ने उसके नीचे के वार को आसानी से रोक दिया। जो फान को ऐसी लड़ाइयों में बड़ा मजा आता था। वह अपनी तलवारबाजी का अभ्यास भी कर सकता था और किसी को बिना तुरंत हराए उससे लड़ भी सकता था। 3 मिनट बीत जाने के बाद राजा बहुत थका हुआ लग रहा था। वह जोर जोर से हाँफ रहा था और अपनी तलवार पर टेक लगाकर ही खड़ा हो पा रहा था। दूसरी ओर जो फैन बिल्कुल ठीक हालत में दिख रहा था। जो फैन को देखते हुए डाक एल्फ राजा ने आह भरी। मैं हार मानता हूं, लेकिन मैं तुम्हें पुस्तकालय का स्थान नहीं बताऊंगा। तुम्हें मुझे मारना होगा। ये स्पष्ट था कि यद्यपि राजा को पता था कि वह जीत नहीं सकता, फिर भी उसने महसूस किया कि उसे पुस्तकालय का स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। हा, जो फैन हंसा। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि यदि राजा उसे इस तरह हरा देगा तो वह स्थान बताने को तैयार नहीं होगा। फिर उन्होंने अपनी आभा को रोकना बंद कर दिया और उसे मुक्त कर दिया। धमाका! कमरे में एक जबरदस्त दबाव छा गया और एल्फ राजा तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके मन में एक गहरा डर घर कर गया। उसकी नजरों में जो फान अब इंसान नहीं रहा, बल्कि वह नर्क की गहराइयों से निकला एक बड़ा शैतान लग रहा था। मैं तुम्हें दिखा दूंगा। थोड़ी सी हकलाहट के बाद डाक एल्फ राजा जो फैन के पहले के शब्दों से सहमत होने में सक्षम था। उसकी बात सुनकर जो फैन ने अपनी आभा का दबाव छोड़ना बंद कर दिया। दरअसल वह थोड़ा निराश था। उसे उम्मीद थी कि डाक एल्फ किंग दबाव में टूटने में ज्यादा समय लेगा। हालांकि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि जो फैन को कोई उम्मीद थी, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि जब उसकी आभा, या यूं कहें कि साधना, बिना किसी रोक टोक के मुक्त हो रही थी तो उसे ज्यादा सहजता महसूस हो रही थी। दरअसल इसे मुक्त होने से रोकने के लिए थोड़ी ऊर्जा की जरूरत पड़ी। सौभाग्य से ऊर्जा की मात्रा नगण्य थी। अच्छा, उस स्थिति में कृपया रास्ता दिखाए, जो फैन ने कहा। डाक एल्फ राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के महल के एक बेतरतीब गलियारे की ओर चलने का साहस किया। उस दालान में डाक एल्फ राजा ने मशालों को नीचे खींचना शुरू कर दिया, जो आश्चर्यजनक रूप से लीवर की तरह काम कर रहे थे। चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव लिए वह शेखी बघारने लगा। अविश्वसनीय है ना, यह उनमें से एक है। पहले ही देख लिया है, जो फैन ने बीच में ही टोकते हुए कहा। निराश दिखते हुए डाक एल्फ राजा तब तक लीवर खींचता रहा जब तक कि दीवार का एक हिस्सा स्लाइडिंग दरवाजे की तरह नहीं खिसक गया, जिससे एक हल्का प्रकाश वाला रास्ता दिखाई देने लगा। जो फैन ने बिना समय गंवाए रास्ते पर चल दिया। डाक एल्फ राजा उसके पीछे पीछे आ गया। ये मशालें क्यों जलाई गई हैं? जो फैन ने पूछा, हालांकि उसे पूरा यकीन था कि वह पहले से ही जानता था। इन मशालों में ट्यूलिन द्वारा निर्मित एक पदार्थ है। हालांकि हम एल्फ से नफरत करते हैं, लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा कि वह 10 जातियों में सबसे महान प्रतिभाशाली था। डाक एल्फ राजा ने जवाब दिया। जो फैन ने उसकी बात पर सिर हिलाया। जो फान और डाक एल्फ किंग दालान से नीचे उतरते रहे जब तक कि उन्हें एक बड़ा दरवाजा नहीं मिल गया। डाक एल्फ किंग ने दरवाजे के पास लगे लीवर को खींचा और दरवाजा खुल गया। अंदर झांककर जो फान ने देखा कि इस पुस्तकालय और कल्पित बौनों में ज्यादा फर्क नहीं था। सबसे बड़ा फर्क ये था कि वहां किसी विशाल पेड़ की जड़ का अभाव था। बिना इंतजार किए जो फैन ने पूरी किताब बाएं से दाएं पढ़ना शुरू कर दिया। बाकी सब की तरह डाक एल्फ राजा भी जो फैन की पढ़ने की गति देखकर हैरान था, या यूं कहें कि उसे लग रहा था कि वह पढ़ ही नहीं रहा है।
हालांकि उसने जल्दी से अपने विचारों के प्रवाह को झटक दिया और झोउ फैन के व्यवहार को तब तक नजरअंदाज किया जब तक उसने पढ़ना समाप्त नहीं कर लिया। यहाँ हर किताब को पढ़ने में लगभग 36 घंटे लगे। पढ़ने के बाद झोउ फैन को एहसास हुआ कि यह ज्यादातर समय की बर्बादी थी। इस लाइब्रेरी में सिर्फ डार्क एल्व्स के बारे में ही नई जानकारी थी। इसमें उनके इतिहास के बारे में थोड़ा और बताया गया था और कुछ ऐसी बेतरतीब जानकारी भी थी जो एल्व्स लाइब्रेरी में नहीं थी। झोउ फैन उस मेज के पास गया जिस पर डार्क एल्फ राजा सो रहा था और उसके कंधे पर थपथपाकर उसे जगा दिया। चलो चलें, उसने लाइब्रेरी से बाहर जाने से पहले कहा। डार्क एल्फ राजा ने जल्दी से अपना मन साफ किया और झोउ फैन के पीछे बाहर चला गया। जब वे महल वापस पहुंचे तो झोउ फैन रुका नहीं और उसी जगह वापस चला गया जहां उसने यिपेन को छोड़ा था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि गुस्से में भरे कुछ डार्क एल्व्स जंगल से निकलकर भागने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसने बगल में देखा और देखा कि यिपेन कुछ गाजर खा रहा है। तुम कुछ देर के लिए बाहर गए थे इसलिए मैंने उनका कुछ खाना चुरा लिया, उसने धूर्त मुस्कान के साथ कहा। झोउ फैन ने हंसते हुए अपना हाथ हिलाया जिससे अंधेरे कल्पित बौने अपनी सीमाओं से मुक्त हो गए। इस बार उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया और सिर्फ घृणा भरी नजरों से देखा। तभी डार्क एल्फ राजा ने उन्हें संबोधित किया। सुनो, तुम उन दोनों पर हमला नहीं करोगे और न ही उनसे नफरत करोगे, उसने कहा। डार्क एल्व्स ने उसकी ओर देखा और अनिच्छा से सहमति जताए। हाँ राजा वेन। यद्यपि वे एक आदेश के बाद अपनी घृणा को पूरी तरह से भूल नहीं सके, फिर भी उन्होंने इसे कम कर दिया। इसके बाद झोउ फैन ज्यादा देर तक नहीं रुका। एक दिन आराम करने के बाद उसने और यिपेन ने जानवरों को इकट्ठा किया और अंधेरी एल्फ गुफा से निकल गया। ड्रैगन गुफा में वापस पहुंचने के बाद उन्होंने एक दिन आराम किया और फिर से खोज शुरू की। इस बार उन्होंने निकास सुरंग के दाईं ओर वाली सुरंग चुनी। उन्होंने सुरंग में नीचे चलने के पिछले अनुभव की नकल की जब तक कि उन्हें एक रोशनी दिखाई नहीं दी। इस बार रोशनी लाल थी। जब वे आखिरकार सुरंग से बाहर निकले तो सबसे पहले उनकी नजर छत से लटके बड़े क्रिस्टल पर पड़ी। इसके बाद उन्होंने देखा कि वहां लगभग कोई पेड़ नहीं था। जो थोड़े बहुत पेड़ थे वे पूरी तरह से पत्तों से रहित थे। समूह ने बिना समय गंवाए गुफा के केंद्र की ओर चलना शुरू कर दिया। क्रिस्टल से निकलने वाली लाल रोशनी ने पूरी गुफा को लाल रंग से भर दिया था। ये यिपेन को सिहरन पैदा करने के लिए काफी था। जहां तक झोउ फैन और जानवरों की बात है तो स्वाभाविक रूप से वे ऐसी किसी चीज से नहीं डरेंगे। चलते चलते उन्होंने देखा कि पूरी गुफा में जीवन लगभग खत्म हो गया था। घास न के बराबर थी और एक भी जानवर नजर नहीं आया था। डार्क एल्व्स की गुफा में भी कुछ जानवर और पेड़ थे। यहाँ केवल दो ही जातियां रह सकती थीं, राक्षस जाति या बर्बर जाति। तुम्हारा क्या ख्याल है? झोउ फैन ने यिपेन से पूछा। चूंकि यिपेन अच्छी तरह से शिक्षित था इसलिए उसे अपने कहने का अर्थ स्पष्ट करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। शायद ये राक्षस जाति है। यहाँ तक कि बर्बर लोग भी इस वातावरण में रहना पसंद नहीं करेंगे। जहाँ तक राक्षसों की बात है तो वे शायद यहीं रहना पसंद करेंगे, उसने उत्तर दिया। झोउ फैन ने सहमति में सिर हिलाया और फिर जियाओलोग की पीठ पर सवार होकर बाकी रास्ता तय किया। पहले की तरह यिपेन जुवानवू पर सवार हो गया। झोउ फैन को राक्षस जाति के इलाके के द्वार तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह वहां से गुजरा और देखा कि पिछले गांवों जैसी ही स्थिति थी। बेशक ये सिर्फ घरों की बात थी। दूसरे गांवों के उलट वहां एक दुर्गंध थी, ऐसी गंध जो सिर्फ मौत से ही आ सकती थी। अजीब बात यह थी कि झोउ फैन को आसपास कोई चलता फिरता दिखाई नहीं दे रहा था। कान लगाकर झोउ फैन ने ध्यान से आवाजें सुनी। पल भर में ही उसे 1 मील दूर से जयकार जैसी आवाज सुनाई दी। बिना समय गंवाए वह जियाओलोग पर सवार होकर आवाजों की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद यिपेन को भी मंत्रोच्चार सुनाई देने लगा। जब वे करीब पहुंचे तो झोउ फैन को आगे पहाड़ों से घिरा एक कोलिजियम दिखाई दिया। उसे उस तरफ से खून और मौत की गंध आ रही थी। हालांकि झोउ फैन और जानवरों को इससे कोई खास परेशानी नहीं हुई, लेकिन यिपेन को उबकाई आने लगी। यिपेन की परवाह करते हुए झोउ फैन ने गंध को दूर भगाने के लिए हवा की क्यूई का इस्तेमाल किया। उन्हें गेट पर पहुंचने में बस 1 मिनट ही लगा था। जब उन्होंने देखा कि वे बिना पहरे के हैं तो उन्होंने खुद को अंदर आने दिया। अब तक मंत्रोच्चार इतना तेज हो गया था कि उनके कानों में कोई और आवाज नहीं आ रही थी। वे 200 फीट से ज्यादा नहीं चले थे कि अखाड़े के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। जैसे ही वह अंदर गया झोउ फैन ने तुरंत देखा कि कोलिजियम के बीचों बीच 2 आदमी आपस में मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि ये लोग इंसानों या कल्पित बौनों से अलग दिख रहे थे। झोउ फैन ने उनके सींगों और छोटे पंखों को देखा और तुरंत उनकी प्रजाति का नाम याद आ गया, राक्षस। झोउ फैन और बाकी लोगों के अखाड़े में प्रवेश करने के कुछ ही क्षण बाद एक योद्धा ने दूसरे योद्धा को तलवार से छेद दिया। झोउ फैन भीड़ की उत्साह भरी दहाड़ सुन सकता था और उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने जो सुना उसके अनुसार अकेले कोलोसियम में कम से कम 1000 राक्षस थे।
ये संख्या डार्क एल्व्स और एल्व्स की संयुक्त संख्या से लगभग 5 गुना ज्यादा थी। हालांकि प्रजनन में उनकी सफलता दर ज्यादा थी, लेकिन इसे इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया जाना चाहिए। दरअसल 10 प्रजातियों में से दानव प्रजाति की प्रजनन दर सबसे ज्यादा थी, यानी 10 में से 1, जो कि कल्पित बौनों से 3 गुनी थी। झोउ फान ने युद्ध के विजेता की ओर देखा, जो प्रशंसा से स्पष्ट रूप से प्रसन्न था और शियाओलों के साथ बाहर निकल गया। जैसे ही वह राक्षसों के सामने आया, सन्नाटा छा गया। उसके पीछे पीछे बाकी जानवर भी थे। जुवानवु, होंगलू, बैनु और जुके ने राक्षस जाति के सदस्यों को उत्सुकता भरी निगाहों से देखा। इस समय भयानक और खूनी राक्षस कांप रहे थे। हालांकि उन्होंने इन जानवरों को कभी नहीं देखा था, फिर भी वे बहुत बड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो हर जानवर पूरी राक्षस जाति को रौंद देगा। ऊपर देखते ही झोउ फान ने एक सफेद बालों वाला, लाल आंखों वाला, मुकुट पहने राक्षस देखा। जानवरों को देखते हुए भी वह ऊपर से डरावना नहीं लग रहा था। जब राक्षस राजा बोला तो झोउ फान उसकी उदासीनता पर हैरान रह गया। आप विपत्ति के जानवर की सवारी कैसे कर रहे हैं? उसने झोउ फैन की आंखों में सीधे देखते हुए पूछा। क्या आप मेरे ड्रैगन को यही कहते हैं? झोउ फैन ने उसी उदासीन चेहरे के साथ जवाब दिया। राक्षस राजा ने जानवर की ओर देखते हुए कहा, ड्रैगन हो, बिल्कुल सही नाम है। झोउ फान की ओर देखते हुए राजा फिर बोला, मैं तुम्हें अपने महल में आमंत्रित करना चाहता हूँ। यद्यपि झोउ फैन अभी भी राक्षस राजा के कार्यों पर आश्चर्यचकित था, फिर भी वह सहमत हो गया। उसे सिर हिलाते देख राक्षस राजा अपनी कुर्सी से उठकर पीछे की ओर चला गया। उसके पीछे काले बाल और बैंगनी आंखों वाली एक मध्यम आयु वर्ग की महिला भी थी। जब झोउ फैन ने उसे देखा तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। छाया जाति, उसने मन ही मन सोचा, वे यहाँ क्या कर रहे हैं? छाया जाति को 7वें स्थान पर रखा गया था। हालांकि तीसरे स्थान की योगिनी जाति, चौथे स्थान की अंधकार में योगिनी जाति और दूसरे स्थान की दानव जाति की तुलना में वे कमतर लगते थे, फिर भी अतीत में वे एक भयानक शक्ति थे। झोउ फैन ने उन्हें कोलिजियम के निकास द्वार पर देखा और येपेंग तथा जानवरों को उनके पीछे आने का आदेश दिया। जब वे वहां पहुंचे तो राक्षस राजा उन्हें महल की ओर ले जाने लगा। रास्ते में झोउ फैन ने काले बालों वाली, बैंगनी आंखों वाली लड़की को देखा और एक सवाल पूछा, क्या आप छाया जाति से हैं? जब राक्षस राजा ने उसकी ओर से बात की तो उसने सिर हिलाकर इसकी पुष्टि की। सचमुच वह है। जब हमारी जातियां गुफाओं में गिर गईं, तो हमारी गुफाओं के बीच एक रास्ता था जिसमें सांप नहीं थे। पहले तो हम एक दूसरे के विरोधी थे, लेकिन बाद में हमने एक संधि कर ली और तब से सद्भाव से रह रहे हैं। फिलहाल वह मेरी पत्नी और राक्षस जाति की वर्तमान रानी है। झोउ फान ने सिर हिलाया और वे बाकी का सफर चुपचाप चलते रहे। जब वे महल पहुंचे तो उन्हें सिंहासन कक्ष में ले जाया गया। हैरानी की बात यह थी कि राक्षस राजा सिंहासन पर नहीं बैठा, बल्कि कमरे के बीच में खड़ा था। मेरा नाम काओलिन है और यह मेरी पत्नी काओजेन है। राक्षस जाति की ओर से मैं पूरी तरह से कह सकता हूं कि हमें मानव जाति से कोई द्वेष नहीं है और आशा है कि आप हमारे पूर्वजों के अपराधों को क्षमा कर देंगे। काओलिन को देखकर झोउ फान समझ गया कि वह क्या सोच रहा था। शायद उसने शियाओलों को विपत्ति के राक्षस के रूप में पहचान लिया था और अपनी और राक्षस जाति की जान के लिए डर गया था। आपदा का जानवर क्या है? झोउ फान ने पूछा। हालांकि उसने एल्फ और डार्क एल्फ की पूरी लाइब्रेरी पढ़ ली थी, लेकिन उसने कभी भी आपदा के जानवर का जिक्र नहीं सुना था। यह एक राक्षस राजा की कहानी है जो हमारे गुफाओं में जाने से पहले रहता था। इसके अनुसार विपत्ति का जानवर एक भयानक जानवर है जो वयस्क होने पर 10,000 आदमियों की शक्ति रखता है। जहां तक तुम्हारा वाला है तो लगता है कि वह 10 साल से ज्यादा पुराना नहीं है, राक्षस राजा ने कहा, और आखिरकार उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर उभर आया। झोउ फान ने राक्षस राजा की बात पर सिर हिलाया। उसने पहले ही मान लिया था कि न सिर्फ जियाओलोग बल्कि बाकी जानवर भी काफी जवान हैं। ऐसी स्थिति में क्या आप अन्य धड़कनों को पहचानते हैं? झोउ फैन ने पूछा। नहीं, दरअसल मैंने तुम्हारा जानवर सिर्फ किताब में दिए गए एक चित्र की वजह से पहचाना। पिछले राक्षस राजा के अनुसार तुम्हारे जानवर के पूर्वज ने राक्षस जाति को लगभग खत्म कर दिया था, इससे पहले कि वे अंततः उसे संतुष्ट कर पाते। जब ये पूरा आकार ले लेता है तो ये 100 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा होता है। तीर इसके शल्कों पर सिर्फ खरोंच ही छोड़ पाते हैं, उसने कहा। जहां तक अन्य जानवरों का प्रश्न है, मैं मानता हूं कि वे या तो आपदा के जानवर के बराबर या समान शक्ति के हैं। उनकी आयु भी समान या समान होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर झोउ फान आखिरकार बोला, तुम अच्छे आदमी लग रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हें आज्ञा मानने के लिए कहना पड़ेगा। चिंता मत करो, मैं किसी भी चीज पर नियंत्रण नहीं करूंगा और न ही तुम्हें किसी भी तरह से प्रभावित करूंगा, झोउ फान ने कहा। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद राक्षस राजा घुटनों के बल बैठ गया और झोउ फैन के सामने झुक गया। झोउ फैन ने उसे जमीन से उठाकर अपना चेहरा दिखाया और छाया रानी की ओर देखा। क्या आप अपनी जाति के बारे में बोल सकते हैं? उन्होंने पूछा। हाँ,
उसने राक्षस राजा की नकल करते हुए जमीन पर घुटने टेकते हुए जवाब दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों जानते थे कि जानवरों के सामने उनकी कोई ताकत नहीं है। जो फैन की बात करें तो उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह सभी जानवरों से मिलाकर भी 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। जो फान ने दोनों शासकों से कहा कि वे अपनी जाति को यहाँ जो कुछ हुआ है उसकी सूचना दें। उसने उन्हें जाने से पहले शियाओलों के अलावा एक और जानवर ले जाने की भी इजाजत दी, ताकि अगर नागरिकों को ये पसंद न आए और वे विद्रोह करने लगे तो वे उसे ले जा सकें। राक्षस राजा ने सफेद बाघ को चुना जबकि छाया रानी ने फीनिक्स को चुना। तो फिर पार्ट 2 के यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड मीट यू अगेन।